चल, तो कल हमने जो पढ़ा एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि भी जो एलपीपी है इसका कार्य क्या है। तो डिसीजन मेकिंग का काम करती है। दूसरा कि भाई ये जो कार्य विधि है वो किसने दी थी, वैज्ञानिक का नाम याद हो गया, मार्शल वुड और डेंटजिंग। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और फिर हमने देखा था कि इसका गणितीय मॉडल क्या होता है, गणितीय स्वरूप क्या होता है। तो गणितीय स्वरूप लिखने में हमें 3 इसके घटक की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला घटक था उद्देश्य फलन, और दूसरा उद्देश्य फलन को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और दूसरा था कंस्ट्रेंट या फिर अपन कहे प्रतिबंध, और तीसरा था यानी कि ऋणेतर प्रतिबंध, यानी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं जिसको, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो गणितीय मॉडल लिख लिया था अपन ने इसका। और उसके बाद में आज अपन बात करेंगे कि भाई, और उसमें सॉल्यूशन भी बता दिए थे शायद मैंने, कि एलपीपी का सॉल्यूशन क्या होता है, जो इनके प्रतिबंधों को संतुष्ट करे, यानी x1 x2 xn की वो मान जो इनके सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे वो इसका हल बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। और फिर कोई भी सॉल्यूशन है वो फिजिबल सॉल्यूशन कब बनता है, यानी सुसंगत हल कब बनता है, तो वो सभी प्रतिबंधों के साथ साथ, यानी जितने भी कंस्टेंट हैं उनके साथ साथ जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है यानी ऋणेतर प्रतिबंध है उसको भी संतुष्ट करना चाहिए। वो हल क्या बन जाता है, उसका सुसंगत हल बन जाता है। फिर मैंने बताया था ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी इष्टतम हल। तो कोई भी जो सुसंगत हल है या फिजिबल सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब बनता है, जो अपने जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, उद्देश्य फलन होता है, उसको वो सेटिस्फाई करे, मतलब उसको मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमाइज कर दे और मिनिमाइज है तो मिनिमाइज कर दे। ये हमने यहाँ तक लास्ट क्लास में कर लिया था। तो आज अपन पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन 100% आना है, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाएं। तो आज अपना टास्क है कि भी ग्राफिकल मेथड में अभी तक किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए वो सारी टाइप हमें करनी है। तो ये क्वेश्चन आपको सीख के जाना है। तो आज का टास्क क्या है कि सर ग्राफिकल मेथड पे कोई भी क्वेश्चन आए हम गलत नहीं करके आएंगे, उसमें क्या क्या जरूरत होती है सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। अब इसमें वैसे तो कोई थ्योरी नहीं होती है, लेकिन इसमें हम जो भी इसकी कार्यविधि होती है उसको मैं थोड़ा थोड़ा लिखवा देता हूँ साथ साथ में। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। तो यानी मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, इनको आपकी हैबिट हो जानी चाहिए, आपको याद हो जाने चाहिए, इनमें हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन में लिखे हुए आते हैं। तो यानी कि सबसे पहले मैं लिखता हूं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, जिसको अपन कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ये वर्ड सुनने को मिलेगा। एक इसमें होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, या फिर इसे बोलते हैं वैकल्पिक हल। क्या बोलते हैं, वैकल्पिक हल, अनंत हल, कई नाम होते हैं इसके। ठीक है, तो सारे नाम लिख सकते हो, किसी भी नाम से ऑप्शन में आ सकता है। तो आप इसमें लिख सकते हो, इसमें अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सारे नाम लिखवा देता हूं मैं हिंदी में और इंग्लिश में। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब इनकी जगह कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, सबका मतलब एक ही होगा। या हम कहें अनंत हल, अनंत हल, या हम कहें यहां पे लिखा आ सकता है वैकल्पिक इष्टतम हल, वैकल्पिक, वैकल्पिक इष्टतम हल लिख लेंगे सभी ये। इन सब का एक ही मतलब है। या कई बार ऐसा भी लिखा आ सकता है दो या दो से ज्यादा हल, दो या दो से ज्यादा हल, उन सब का ये एक ही मतलब होता है, दो या दो से ज्यादा है। अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना है ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, ये नहीं सोचना है, केवल ये वर्ड सुने हुए होने चाहिए आपको। अद्वितीय हल, मान लो ऑप्शन में कहीं लिखा रहा है, उसका मतलब क्या है सर, यूनिक सॉल्यूशन। यानी अगर कोई एलपीपी है उसके पास एक ही सॉल्यूशन है, उसको क्या नाम दिया जाता है, अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मान लो किसी एलपीपी के पास
दो या दो से ज्यादा हल आ जाते हैं उसको बोलते हैं अनंत हल, या वैकल्पिक इष्टतम हल भी लिखा आ सकता है, या इंग्लिश में देखें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकता है, या फिर इसके पास अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखा आ सकता है। लेकिन ये कब आएगा? जब आपके पास दो या दो से ज्यादा हल हो जाए, दो या दो से ज्यादा हल हो जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन है जो एग्जाम में लिखे मिलते हैं आपको। इन पे अभी आपको केवल ये वर्ड सुनने हैं और कुछ भी नहीं है। अब ये क्या होते हैं, कब इनको अपन को इसमें काम में लेना है, इसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप ये भी लिख सकते हैं, दो या दो से ज्यादा हल, दो या दो से ज्यादा हल, या दो या दो से अधिक हल, ऐसे भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक हल। समझ में आएगी बात? दो या दो से अधिक हल, बात समझ में आ रही है सबको? यानी सर यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मोर देन वन सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन भी लिखा आ सकता है इंग्लिश के अंदर अगर अपन देखें तो दो या दो से अधिक हल आ जाए, या फिर वैकल्पिक इष्टतम हल आ जाए, अनंत हल आ जाए, इनमें से कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले अभी मैंने ग्राफिकल मेथड स्टार्ट नहीं किया है, इसमें ये केवल वर्ड बता रहा हूँ जिनका अपन को यूज में लेना है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इसमें। अब इसमें एक आगे वर्ड आता है फिजिबल, लिख लिया गया, इसको लिखो। तो अद्वितीय हल और वैकल्पिक इष्टतम हल, या दो से अधिक हल, या अनंत हल, इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हुआ आ सकता है। एक आता है फिजिबल रीजन, सुसंगत हल क्षेत्र, फिजिबल, लिख लो पहले एक बार। लिखा सबने? नेक्स्ट लिखें इसमें, देखो एक आता है फिजिबल सॉल्यूशन, या फिजिबल सॉल्यूशन तो आपने लिख लिया था, फिजिबल हल। फिजिबल क्षेत्र का मतलब क्या होता है, यानी कि सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत हल एक होता है सुसंगत क्षेत्र। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेक्स्ट इसमें सुसंगत, सुसंगत हल क्षेत्र, ऐसे भी लिख सकते हैं, सुसंगत हल क्षेत्र या सुसंगत क्षेत्र भी कहते हैं इसको। तो इसको क्या कहेंगे, फिजिबल, फिजिबल, फिजिबल रीजन या फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, ऐसे लिख सकते हैं। फिजिबल सॉल्यूशन रीजन यानी सुसंगत हल क्षेत्र। क्या बोलेंगे? सुसंगत हल क्षेत्र। सुने हुए हैं नाम ये? सुने हुए हैं? एक होता है परिबद्ध हल, एक होता है अपरिबद्ध हल, परिबद्ध क्षेत्र, अपरिबद्ध क्षेत्र। इसलिए मैं पहले ही लिखवा देता हूं इनको कि भाई ये आपके नाम सुने हुए होने चाहिए। जैसे मान लो इसमें नेक्स्ट आप लिखें परिबद्ध हल का मतलब क्या होगा, बाउंडेड सॉल्यूशन, यानी परिबद्ध हल, परिबद्ध हल इसका मतलब क्या है सर, बाउंडेड सॉल्यूशन, बाउंडेड सॉल्यूशन, बाउंडेड सॉल्यूशन। एक नाम आता है कि परिबद्ध क्षेत्र, परिबद्ध क्षेत्र। तो परिबद्ध क्षेत्र का क्या मतलब होता है सर, बाउंडेड रीजन। क्या हो जाता है? बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन। ठीक है, एक आ जाता है अपने पास अपरिबद्ध हल, अपरिबद्ध हल, अपरिबद्ध हल, और एक आता है अपरिबद्ध क्षेत्र, अपरिबद्ध क्षेत्र। अपरिबद्ध हल का मतलब होता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड
सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। और यहां अपने वर्ड यूज होता है अनबाउंडेड, अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन। लिख लेंगे सभी इसको, लिखिए फटाफट। एक वर्ड और लिख लेते हैं, बाकी अपने कंप्लीट हो गए। अनावश्यक प्रतिबंध, रिडेंडेंट कंस्ट्रेंट बोलते हैं जिसको, अनावश्यक प्रतिबंध। ये याद हो गया क्या सबको? आपको जब भी ग्राफिकल मेथड का अगर क्वेश्चन हल करना है, अगर आप चाहते हो सर कैसा भी क्वेश्चन आए हम कर देंगे, तो ये वर्ड याद हो गए क्या? सर पहले ये बताओ, बोलो देखे बिना देखे, बिना देखे बोलो। हाँ बोलते रहो तो। अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। सर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन या अनंत सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या वैकल्पिक इष्टतम हल भी बोल सकते हैं, या फिर दो या दो से अधिक हल आ जाए वो भी उसी में काउंट होता है। ठीक है, तो इन सभी का एक ही मतलब होता है, या तो दो या दो से अधिक हल बोल दिया जाए, या वैकल्पिक इष्टतम हल बोल दिया जाए, या अनंत हल बोल दिया जाए, एक ही मतलब है। फिर अपने आगे क्या देखा इसमें? सुसंगत हल क्षेत्र यानी फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, सुसंगत हल क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि परिबद्ध क्षेत्र क्या होता है, अपरिबद्ध क्षेत्र क्या होता है, परिबद्ध हल क्या होता है, अपरिबद्ध हल क्या होता है। ये सारे केस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपके क्वेश्चन तो आएगा एलपीपी का, और ग्राफिकल मेथड से आप कब हल कर सकते हो? मैंने कल बताया था, जब आपका दो वेरिएबल में क्वेश्चन आ जाए। अगर दो से ज्यादा वेरिएबल आते हैं तो आप ग्राफिकल मेथड से उसको हल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए सिंप्लेक्स मेथड यूज होता है। तो ग्राफिकल मेथड आप कब लगाएंगे? जब सर अपने पास दो वेरिएबल में अगर एलपीपी दे रखी हो, तभी आप ये लगा सकते हैं। और ग्राफिकल मेथड से फिर आप ग्राफ बना लेंगे। अब उसका प्रोसेस क्या है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसमें ऑप्शन ऐसे लिखे आते हैं। भाई हो सकता है कि वो आपसे जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही पूछे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही पूछे या ऑप्टिमल वैल्यू पूछे, जरूरी नहीं है। यानी इष्टतम हल पूछे या इष्टतम मान पूछे, जरूरी नहीं है। वो आपसे पूछ सकता है कि जो आपका क्षेत्र आया है वो परिबद्ध क्षेत्र है, अपरिबद्ध क्षेत्र है, फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं है, फिजिबल सॉल्यूशन क्षेत्र है या नहीं है, ये भी पूछ सकता है आपसे। या फिर कि सर इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये सारे ऑप्शन में लिखे आते हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल क्वेश्चन के टाइप हो गए। तो आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि इसमें ऑप्शन में क्या लिखा हुआ आएगा। या फिर ऑप्टिमल हल लिखा आ सकता है, या फिर ऑप्टिमल हल का मतलब हो गया सर इष्टतम हल, या फिर इष्टतम मान पूछा जा सकता है। इष्टतम मान का मतलब आपको पता है, इष्टतम हल बताया था मैंने कि जब आपके पास कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन है, वो अगर उसका मैक्सिमम मान दे रहा है, तो वो जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो तो क्या बन जाएगा उसका, वो तो इष्टतम हल बन जाएगा। और जो वैल्यू आएगी जेड में, जेड की जो मान आएगा वो इष्टतम मान बन जाता है उसका। बस इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं बनता है। तो ये मैंने ऑप्शन लिखाए हैं आपको क्वेश्चन के, यहाँ पे अभी अपन ने कुछ पढ़ा नहीं है इसमें, लेकिन ये वर्ड आपको आने चाहिए। अब आपको ये देखना है कि सर ये जो सारी चीजें आपने लिखाई है, ये हमें कैसे पता चलेंगी क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को देख के कैसे पता चलेंगे कि भाई इसके अंदर आप में कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब ये हमें सीखना है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में कोई अलग से थ्योरी नहीं होती है, उसको इसी तरीके से समझना है आपको, क्वेश्चन की हेल्प से समझा जाता है कि भाई ये जो जितने भी आपने लिखे हैं यहाँ पे, तो इसमें एक और लिख लो अनावश्यक प्रतिबंध, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, अनावश्यक प्रतिबंध, अनावश्यक प्रतिबंध, अनावश्यक अनावश्यक प्रतिबंध, ये लिख लो, पूछ लिया जाता है कई बार। इसको इंग्लिश में भी लिख लो अगर लिखना चाहो तो, रिडेंडेंट कंस्ट्रेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रिडेंडेंट कंस्ट्रेंट कहते हैं, अनावश्यक प्रतिबंध। ये भी ऑप्शन में लिखा आ सकता है।
एक होता है नो फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन, कोई सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है, ये भी वर्ड यूज होता है, ये भी लिख सकते हैं आप। हाँ, तो ऐसा भी केस आएगा। तो ये वर्ड जो अपने ऑप्शन में लिखे होंगे वो मैं लिख रहा हूँ, इनका मतलब क्या होगा वो हमें सीखना है, ठीक है। तो आपको ऐसे भी लिखा सकता है, कोई सुसंगत, कोई सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं, कोई सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है, यानी इसको हम कह सकते हैं नो फिजिबल, नो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन। ये वर्ड है जो, इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन बनता नहीं है। तो इस केस में नो सॉल्यूशन भी आ जाता है, जहां पे ये आएगा ना उसके साथ में नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं होगा। जब आपके पास सुसंगत हल क्षेत्र ही नहीं होगा तो उसके पास कोई हल नहीं होगा, यानी कोई इष्टतम हल विद्यमान नहीं होगा। तो ये इनका मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो जब ये आएगा उसके साथ में ऑब्लिक करके लिख सकते हो आप, कोई इष्टतम हल विद्यमान नहीं होगा। अब इनमें दोनों में से कोई भी एक लिख सकता है वो, अब जरूरी नहीं ये लिखे उसमें ऑप्शन में, इसको इसी के साथ में ऐसे ऑब्लिक करके लिख लेंगे, क्या लिख सकता है, कोई इष्टतम हल विद्यमान नहीं होगा। क्या लिख सकता है, कोई इष्टतम हल, कोई इष्टतम हल विद्यमान, विद्यमान नहीं होगा। अब इन दोनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है, या कोई हल नहीं है ऐसा भी लिख सकता है, एक ही मतलब है सबका, ठीक है। तो ये मैंने जो अभी वर्ड लिखे हैं सारे क्या हैं, ऑप्शन है, सारे क्या है, ऑप्शन है। तो ऑप्शन में ये वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं जो भी अभी तक लिखे हैं मैंने, केवल हमने क्या लिखे हैं, जो भी अपने ग्राफिकल मेथड में क्वेश्चन आएगा उसके हमने ऑप्शन लिखे हैं। हो सकता है कि अद्वितीय हल लिखा आ जाए, यूनिक सॉल्यूशन पूछा जाए आपसे, हो सकता है कि वैकल्पिक इष्टतम हल पूछा जाए, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन लिखा आ जाए, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल, या दो से ज्यादा अधिक हल, दो या दो से अधिक हल, इनमें से कोई ऑप्शन लिखा आ सकता है। या फिर ऐसा लिखा आ सकता है कि सुसंगत हल क्षेत्र, या फिर परिबद्ध हल, अपरिबद्ध हल, परिबद्ध क्षेत्र, अपरिबद्ध क्षेत्र, और अनावश्यक प्रतिबंध, अनावश्यक प्रतिबंध, कोई सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है, या फिर इसमें कोई इष्टतम हल विद्यमान नहीं है। तो अभी तक ग्राफिकल मेथड में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, केवल और केवल क्वेश्चंस के ऑप्शन लिखे हैं कि सर इनमें से ऑप्शन एग्जाम में लिखे हुए आते हैं, या मैंने आपको कहा कि भाई ऑप्टिमल वैल्यू और या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये दो चीजें और पूछ सकता है आपको, इष्टतम हल या इष्टतम मान, इष्टतम हल और इष्टतम मान। तो ये भी दो वर्ड रखे हैं, लिख लो साथ में, इष्टतम हल, इष्टतम हल, या अपन कहें इष्टतम मान, और तथा इष्टतम मान, इनमें से कोई पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है इष्टतम मान मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल वैल्यू। इसके अलावा आज तक कहीं भी ग्राफिकल पे क्वेश्चन आया हो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनता है। बताओ इसमें कोई समस्या किसी को? देखो ग्राफिकल को वही है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आसान सा आता है, हो जाता है, अगर आप ये चीजें ध्यान रखते हैं तो इनके अलावा आपसे ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शन याद, मतलब ये वर्ड आपके सुने हुए होने चाहिए सारे के सारे। अब हमें इनको सीखना है, और कैसे सीखना है, क्वेश्चंस पे अप्लाई करके सीखना है कि सर कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें से कोई चार ऑप्शन आ सकते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई इसमें परिबद्ध हल है, या परिबद्ध क्षेत्र है, या अपरिबद्ध हल है, या अपरिबद्ध क्षेत्र है, या फिर अपन कहें कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है,
या हम कहें इसके पास वैकल्पिक इष्टतम हल हैं, कैसे डिसाइड करेंगे? इसके पास अनंत हल है या दो से ज्यादा हल हैं, या फिर इसका इष्टतम मान कैसे देखते हैं, और फिर इसका इष्टतम जो हल है वो कैसे देखते हैं? ये इतना क्वेश्चन है। ये सारी चीजें हमें क्या करनी है? सीखनी है। तो आज का टास्क क्या है, समझ में आ गया? सर ये सारी चीजें हमें देखनी है कि ग्राफिकल मेथड से कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उनमें इन सभी चीजों को अपन उस क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे, उसका एक प्रोसेस होता है, वो हमें सीखना है। ठीक है, तो अब हम उसको लिखते हैं कि इसकी जो कार्य विधि है वो क्या होती है ग्राफिकल मेथड में, आपको क्या करना है उसमें। तो उसमें सबसे पहले क्या करना होता है, सुनो इधर। सबसे पहले आपको जो भी एलपीपी दे रखी है तो उसमें क्या होंगे? कंस्टेंट होंगे, यानी प्रतिबंध होंगे। तो सबसे पहले उन प्रतिबंधों का ग्राफ बनाना है। क्या करना है सर? उन प्रतिबंधों का ग्राफ बनाना है। और फिर सर हमारे पास जो भी असमीकाएं होंगी उनके क्षेत्र को प्लॉट करना है। सबसे पहले क्या करना है सर? जितने भी हमें प्रतिबंध दे रखे होंगे उन सभी प्रतिबंधों का ग्राफ बनाएंगे। दूसरा काम क्या है कि सर जो भी असमीकाएं, असमीकाएं का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मान लो कि आपको ऐसे कह दिया जाए एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो अब आप इस प्रतिबंध को तो प्लॉट कर लोगे, एक्स प्लस वाई बराबर 1 लाइन प्लॉट करनी है, लेकिन अब आपको डिसाइड करना है ना कि उस लाइन के इधर वाला एरिया लेना है या उस साइड वाला एरिया लेना है। तो यानी जो भी असमीकाएं हैं उनका जो अपना क्षेत्र है उसको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जल्दी बोलो सर? जो प्रतिबंध है उनका ग्राफ बनाना है, और दूसरा जो भी असमीकाएं हैं उनका जो क्षेत्र है वो प्लॉट करना है। तीसरा काम है कि जो भी असमीकाओं का आपने क्षेत्र प्लॉट किए उनमें से जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो हमें देखना है। क्या करना है? उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो हमें देखना है, और जो उभयनिष्ठ क्षेत्र आता है वही क्या बन जाता है? सुसंगत हल क्षेत्र बन जाता है। क्या देखना है? उभयनिष्ठ हल क्षेत्र देखना है उन सबका कि सर उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा है उन सभी असमीकाओं का, और जो उभयनिष्ठ क्षेत्र आता है वही क्या बन जाता है? सुसंगत हल क्षेत्र बन जाता है, फिजिबल सॉल्यूशन रीजन बन जाता है। अब सर वो जो आपने निकाल लिया जो भी सुसंगत हल क्षेत्र आया वो दो टाइप का हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको मिल ही जाए, ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको जो कॉमन रीजन है वो मिल ही जाए, हो सकता है ना मिले। तो सर नहीं मिलेगा तो आपने एक लिखा है ना ऑप्शन, ये रहा, कोई सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है, तो उस केस में सर ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर मान लो सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान हो गया तो फिर उसके आगे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। पूरी दिमाग में थ्योरी फिट कर लेना, 2 मिनट का टॉपिक है पूरा, बस बाद में कुछ भी नहीं है इसमें, केवल क्वेश्चन करने हैं, उनको प्लॉट करना आना चाहिए आपको, और वो ग्राफ बनाना है। वो कोई आसान, मैंने पहले भी बता रखा है, जैसे लाइन कैसे प्लॉट करते हैं आपको सिखाई हुई है, वही काम करना है कि सर एक बार x को 0 रखते हैं, y का मान निकाल लेते हैं, y को 0 रखते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो लाइन प्लॉट करना सबको आता है और वही हमें करना है इसमें, तो वो बड़ा काम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे बोलो सर? जो भी हमें प्रतिबंध दे रखे हैं उनका हमें ग्राफ प्लॉट करना है सर, फिर बाद में जो भी असमीकाएं हैं उनका क्षेत्र प्लॉट करना है, और फिर तीसरा है कि सर उनका उभयनिष्ठ क्षेत्र देखना है। अगर उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं है तब तो सर ये आ जाएगा कोई सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है। अगर मान लो सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान है तो सर उसके पास फिर दो ऑप्शन आ जाएंगे, या तो वो परिबद्ध होगा या फिर अपरिबद्ध होगा। परिबद्ध होने का मतलब वो चारों तरफ से बंद होगा, और अपरिबद्ध होने का मतलब सर एक तरफ से खुला रहेगा। तो फिर पहचान लेंगे कि सर परिबद्ध क्षेत्र है या अपरिबद्ध क्षेत्र है। और ध्यान रखना जो परिबद्ध क्षेत्र होता है बेटा उसको बोलते हैं बहुभुज, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो इसका परिबद्ध क्षेत्र आता है, फिजिबल हल क्षेत्र अगर परिबद्ध होता है तो उसको उसकी आकृति कैसी बनती है? बहुभुज टाइप की बनती है। कैसी बनती है? बहुभुज टाइप की बनती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ सब आपको लिखवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सर पहले अपन इसको सीख लेते हैं, बाद में लिख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? फिजिबल सॉल्यूशन रीजन मिल गया, यानी सुसंगत हल क्षेत्र मिल गया। अब हमें क्या करना है सर? इस सुसंगत हल क्षेत्र के पास दो ऑप्शन हो गए, या तो ये क्या होगा? परिबद्ध, या सर ये होगा अपरिबद्ध। ये देखना है, मैं बात करता हूं। अब सर फिर इसके बाद पूछा जाएगा अगर मान लो आपको सुसंगत हल क्षेत्र मिल गया है तो भैया बताओ इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे। और सॉल्यूशन, अब आप एक बात बताओ, हमने
ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाला था, मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको। तो सर ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो होता है वो एक सुसंगत हल बनता है, उनमें से ही बनता है कोई ना कोई। लेकिन सर सारे सुसंगत हल ऑप्टिमल बन जाए जरूरी नहीं है, लेकिन उनमें से कौन सा बनता है जो उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करे। यानी अगर उद्देश्य फलन मान लो अधिकतम का है तो उसको वो अधिकतम कर दे, अगर न्यूनतम का है तो सर न्यूनतम कर दे। लेकिन बेटा अगर मान लो ऐसा एरिया आ गया, देखना ये चीज समझना, मान लो कि आपने प्लॉट किया और ये एरिया आ गया पूरा, सर हमारा जो सुसंगत हल क्षेत्र है वो ये आ गया, तो भैया इसमें तो कितने पॉइंट आएंगे हमेशा, कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके अंदर, ये सारे के सारे क्या है सुसंगत हल है, सारे के सारे सुसंगत हल है, तो सर ये तो इनफाइनाइट हल है। और सुसंगत हल जो भी होंगे वो हमेशा इनफाइनाइट होंगे। सुसंगत हल है वो तो क्योंकि आपका जो भी क्षेत्र आएगा उस क्षेत्र में जितने भी हल हैं वो सारे सुसंगत हल होंगे, तो सर ये तो इनफाइनाइट हल है। तो अब आप इन सभी की वैल्यू थोड़ी रखोगे, सभी को थोड़ी पुट करोगे उसके अंदर जेड के मान में, लेकिन कौन से करने होते हैं सर, इसके जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं। क्या करना है, जो आपका फिजिबल यानी कि सर हमारा सुसंगत हल क्षेत्र जो आता है उसमें सभी सुसंगत हल होते हैं, लेकिन सर वो तो इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर निकालना है, इष्टतम मान अगर इष्टतम हल निकालना है, तो सर हम सभी को ना रख के केवल जो कॉर्नर पॉइंट पे हैं उन सबको रखते हैं। कौन से पॉइंटों को रखते हैं, कॉर्नर पॉइंटों को रखते हैं। और उन कॉर्नर पॉइंटों में से जो अगर आपके मैक्सिमम को मैक्सिमम कर रहा हो या फिर अगर उद्देश्य फलन को मिनिमम कर रहा हो, वो हमारे पास क्या बन जाता है, इष्टतम हल बन जाता है। ये बताएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। बात समझ में आई आप लोगों को, पक्का? तो पूरी प्रोसेस समझ में आ गई क्या, बोलो देखिए मेरे साथ साथ, बोलो। सबसे पहले क्या करना है कि सर जो हमारे पास प्रतिबंध होंगे उनका ग्राफ बनाना है। दूसरा काम क्या है कि सर वो असमीकाएं हैं उनका जो क्षेत्र है उसको प्लॉट करना है। फिर उन सभी क्षेत्रों में से जो उबेनिस क्षेत्र है वो हमारा क्या बन जाता है, सुसंगत हल क्षेत्र बन जाता है। लेकिन सर हमेशा सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर नहीं विद्यमान होगा वहां ऑप्शन कौन सा सही होगा, कोई सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है, कोई सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो कि सर सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान है तो सर उसके पास दो टाइप होती हैं, या तो वो परिबद्ध होगा यानी बाउंडेड होगा, या अनबाउंडेड यानी अपरिबद्ध होगा। अब अगर वो परिबद्ध है अपरिबद्ध है, तो परिबद्ध होता है अगर, तो उसकी आकृति हमेशा बहुभुज टाइप की होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब सर हमारे पास ये आगे कि इसमें ये भी हमें पता चल गया कि सर जो सुसंगत हल होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं एलपीपी के पास, इनफाइनाइट होंगे। इस केस में हमेशा कितने होंगे सर, इनफाइनाइट हो जाएंगे, ये हमें पता चल गया। अब सर इनफाइनाइट जो है उन सभी को तो अपन रख नहीं सकते, तो हमेशा किनको रखा जाता है, कॉर्नर पॉइंटों को रखा जाता है इष्टतम हल देखने के लिए। और उन्हीं कॉर्नर पॉइंटों में से कोई एक हल है वो इष्टतम हल बन सकता है, कोई भी बन सकता है। अब उसमें एक भी हो सकता है, या सर आपने भी ऑप्शन लिखाए थे दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब वो कब आएगा केस, वो हमें देखना है। आई बात समझ में, ये हमें करना है, ठीक है। ये अब आपने कहा कि सर हमें कॉर्नर पॉइंट ही क्यों देखते हैं, बताओ। अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग मान आएंगे, मतलब रख क्यों नहीं सकते, रखने में क्या मतलब दिक्कत है ये थोड़ी रीजन होता है, बहुत सारे हो जाएंगे, बोलो। ये रीजन थोड़ी होता है कि सर बहुत सारे हो जाएंगे इसलिए कम रख लो नहीं नहीं नहीं, दिमाग लगाओ थोड़ा, इस पे दिमाग लगाओ। सोचो कि अगर मान लो यहाँ कॉर्नर पॉइंट कौन से हो तो पता चल रहा है, सर एक तो कॉर्नर पॉइंट ये रहा, एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा, और एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा। तो कॉर्नर पॉइंट तो इसमें तीन ही है, तो बाकी सर ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट भी है, ये भी है, और इसके बीच वाले भी हैं। ये सारे के सारे क्या है, इसके सुसंगत क्या है, सारे के सारे सुसंगत हल है। तो इनमें अपन यही क्यों रखते हैं, क्यों आएगा वही पूछ रहा हूँ, कैसे पता चला।
दिमाग लगाओ देखें। हाँ, तो जरूरी थोड़ी है ये ऐसा ही रहेगा हमेशा। क्षेत्र तो कैसा भी आ सकता है। क्षेत्र जरूरी थोड़ी है यूं ही रहेगा हमेशा। क्षेत्र तो यूं हो सकता है, कैसा भी बन सकता है। ये मान लो इस टाइप का आ जाए, कैसे। तो अभी मैंने जो लिखा है पहले वो लिखो, और ये अपना क्वेश्चन रहा। कोई बता सकता है? हैं? अधिकतम मान कॉर्नर पॉइंट पे आता है, तो वो तो मैंने ही बता दिया कि कॉर्नर पे ही आता है। वो तो मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने ही तो बताया आपको। लेकिन वही तो है कि भाई क्यों आता है, क्वेश्चन तो यही है ना। और अगर आप यूट्यूब पे हो तो मैंने एलपीपी पढ़ा रखी है यूट्यूब पे पूरी, लेकिन गेट के लिए उसमें हर चीज़ का रीजन मैंने दे रखा है। अगर अपना दूसरा यूट्यूब चैनल जो है ना, 2 यूट्यूब चैनल है। एक तो आइलर मैथ्स एकेडमी जयपुर नाम से है, एक केवल आइलर मैथ्स एकेडमी नाम से है। उसमें शायद सब्सक्राइबर भी कम है, तो सबसे पहले वही था। तो उसमें मैंने पूरी एलपीपी पढ़ा रखी है, और उसमें नेट गेट लेवल की पढ़ा रखी है। उसमें मैंने हर छोटी छोटी चीज़ का रीजन दे रखा है, क्योंकि यहाँ तो बच्चा रीजन चाहता नहीं है। जैसे आपने देख लिया ना, क्या कहा, तो सर यही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे। और उसका जो फर्स्ट वीडियो है उसी में मैंने ग्राफिकल मेथड पढ़ा रखा है। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही बता रखा है कि हम कॉर्नर पॉइंट ही क्यों देखते हैं। चलो अभी अपनी जो प्रोसेस है वो लिखें सभी। क्वेश्चन रहना चाहिए दिमाग में, कॉर्नर पॉइंट ही क्यों देखते हैं। ये तो आप ध्यान रखें, कॉर्नर पॉइंट ही देखेंगे। क्वेश्चन तो इससे हो जाएंगे अपने सारे, लेकिन कॉर्नर पॉइंट ही क्यों देखते हैं। तो आप कल आप वो वीडियो देख के सर्च करके आओगे, बगैर जयपुर वाले। और पहला ही वीडियो है बेटा। एक तो है जिसमें ये लिखा मिलेगा एलपीपी क्लास फर्स्ट, और उसको आप पढ़ के आओगे, वो वैसे भी आपके काम का है। और सारे वीडियो ही काम के, बस इसमें प्रॉब्लम इतनी है कि मैंने सारी चीजें इंग्लिश में लिखवा रखी, लेकिन समझा तो हिंदी में रखा है। तो देखेंगे और फिर मेरे को बताएंगे आके रीजन, वरना कल तैयार है क्लास। ठीक है। तो अब लिखें, आप प्रोसेस लिखें और सोचो, फिर क्या पता खुद का ही दिमाग लग जाए। सोचो। चलो लिखें सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसकी प्रोसेस लिखें सभी जल्दी से। क्या प्रोसेस थी बोलो, फटाफट प्रोसेस लिखें इसकी पूरी। अभी जो हमने बोला है वो सारा कुछ लिखें। तो लिख लो, इसमें कार्य प्रणाली लिख लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ इसमें, कि जो भी प्रतिबंध है उनके ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखो प्रतिबंधों के ग्राफ, प्रतिबंधों के ग्राफ बनाते हैं। ये वैसे कोई नहीं है, लेकिन अपने के इस टाइप का बना लेते हैं कि भाई अपन जैसे इसको रीड करें तो तुरंत अपने पूरा एकदम रिकॉल हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिबंधों के ग्राफ बनाएंगे। दूसरा क्या था कि सर जो असमीकाएं हैं, तो असमीकाओं का जो क्षेत्र है उसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो भी है लिख लो। तो लिखें सभी असमीकाओं के हल क्षेत्र, लिखो सभी असमीकाओं के हल क्षेत्र, सभी ऐसे लिख सकते हैं, सभी असमीकाओं के हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं या प्लॉट करते हैं, जो भी लिखना चाहो, ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये दूसरा काम हो गया। तो वो देखेंगे ना कि भाई उस लाइन के इस साइड वाला एरिया लेना है या उधर वाला लेना है। तो जितनी भी लाइनें बनेंगी, अब जितने प्रतिबंध दे रखेंगे उतनी लाइन ड्रॉ करनी है अपन को।
तो उन सभी को अपन को क्या डिसाइड करना है, एरिया डिसाइड करना है भी कौन सा क्षेत्र उसमें आएगा। तो पहला पॉइंट हो गया सर प्रतिबंधों के ग्राफ बनाते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया सभी असमीकाओं के हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं, और फिर तीसरा काम क्या रहता है इसमें कि सर आपने ये सभी असमीकाओं का जो हल क्षेत्र ज्ञात किया है इनमें से फिर जो उबेनिष्ठ क्षेत्र है उसको अपन फाइंड आउट करते हैं। तो आप लिखें इसमें नेक्स्ट, सभी प्रतिबंधों के हल क्षेत्र का, सभी प्रतिबंधों के ये सॉरी सभी असमीकाओं के, ऐसे लिख लो, सभी असमीकाओं के, सभी असमीकाओं के हल क्षेत्र का, सभी असमीकाओं के हल क्षेत्र का उबेनिष्ठ, हल क्षेत्र का उबेनिष्ठ, उबेनिष्ठ हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं, उबेनिष्ठ हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं, उबेनिष्ठ हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं, उबेनिष्ठ हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। बात समझ में आ गई? पहला क्या करेंगे सर, प्रतिबंधों के ग्राफ बनाते हैं, दूसरा सभी असमीकाओं के हल क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे, फिर तीसरा क्या है अपना काम, सभी असमीकाओं के हल क्षेत्र का जो उबेनिष्ठ हल क्षेत्र है वो ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो सिचुएशन आएंगी कि सर ये उबेनिष्ठ हल क्षेत्र मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो इसके दो केस बना लेते हैं अपन यहीं से ही। तो आप इसी में ऐसे लिख लेंगे, आगे आपके पास जगह होगी, यहाँ पे दो बना लेंगे कि सर यहाँ से अब दो सिचुएशन आ सकती हैं। यहाँ से दो सिचुएशन क्या आ सकती हैं कि एक तो हमारे पास क्या हो जाए सर, सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान होगा, या फिर अब या पहले ऐसे लिख लो उबेनिष्ठ हल क्षेत्र विद्यमान होगा, या फिर उबेनिष्ठ हल क्षेत्र विद्यमान नहीं होगा। दो सिचुएशन आएंगी। क्या लिखेंगे यहाँ पे सर, यहाँ पे उबेनिष्ठ, उबेनिष्ठ हल क्षेत्र, उबेनिष्ठ हल क्षेत्र विद्यमान हो, यानी विद्यमान, और दूसरी सिचुएशन क्या लिख सकते हैं कि सर उबेनिष्ठ हल क्षेत्र विद्यमान ना हो। उबेनिष्ठ एकदम पूरा तरीके से लिखवा देता हूं, बाद में आपको पढ़ना ही नहीं पड़े। उबेनिष्ठ हल क्षेत्र, उबेनिष्ठ हल क्षेत्र विद्यमान ना हो, विद्यमान ना हो, विद्यमान ना हो, ये लिख लेंगे, उबेनिष्ठ हल क्षेत्र विद्यमान ना हो। दो सिचुएशन हो सकती हैं। अब ये जो सिचुएशन आती है, जो उबेनिष्ठ हल क्षेत्र विद्यमान होता है, इस हल क्षेत्र को क्या बोला जाता है, सुसंगत हल क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुसंगत हल क्षेत्र। तो इसके नीचे लिख लेंगे, अब आपके पास जगह है, इसी के नीचे लिख लेंगे, इधर वाले के क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे सर, यहाँ पे इधर लिख लेंगे सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान, सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान, सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान। और उधर वाली सिचुएशन को क्या कहेंगे, क्योंकि एग्जाम में वैसा नहीं लिखा आएगा, एग्जाम में क्या लिखेगा, कोई सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है। तो इस सिचुएशन को क्या कहोगे बताओ, कोई सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हैं सर, इधर वाले को लिख सकते हैं कोई सुसंगत, कोई सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है, कोई सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है, यानी नो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, नो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, कोई सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, ये लिख सकते हैं। और इधर हो जाएगा सर, यहाँ पे सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान है, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि सर फिजिबल सॉल्यूशन रीजन एग्जिस्ट, फिजिबल सॉल्यूशन क्षेत्र यानी कि रीजन एग्जिस्ट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो फिजिबल, तो इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, नो फिजिबल, नो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, नो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन। और इसको क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे बोल सकते हैं इसको कि फिजिबल, फिजिबल सॉल्यूशन रीजन एग्जिस्ट। बताओ बात समझ में आएगी नहीं, ये दो पार्ट हो गए। देखो पूरा तरीके से लिख लो ताकि बस इसे एक पेज को पढ़ लेना बाद में।
लिखो जल्दी से। ये बात समझ में आ गई ना इधर? सर यहाँ पे वही पहले प्रतिबंधों के ग्राफ बनाते हैं, दूसरा सभी असमीकाओं के हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं, तीसरा अपना हो गया सभी असमीकाओं के हल क्षेत्र का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे सर दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो वो मिलेगा या सर वो नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसको क्या कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन रीजन है वो एग्जिस्ट है, और अगर नहीं मिलेगा उसका मतलब है कि यहाँ पे कोई सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से कि सर मान लो कि एग्जिस्ट कर गया, अगर उसके पास सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान है तो सर इसके पास दो चॉइस हो जाएंगी, या तो ये परिबद्ध होगा या अपरिबद्ध होगा, या तो परिबद्ध होगा या अपरिबद्ध होगा। तो यहां से सर इसके पास दो, अब उसको आगे छेड़ना ही नहीं है, ये तो कंप्लीट हो गया इधर। इसमें अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, सर इसमें कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। या तो ये लिखा आएगा वहां पे, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको इसी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ आप नीचे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो साथ में। भाई यहाँ से ये जब ऐसा कोई भी आपके पास बने, ऐसा कोई भी अगर मान लो रीजन बन जाए कि वहां फिजिबल सॉल्यूशन क्षेत्र नहीं आ रहा है, उस केस का मतलब क्या होगा सर, या तो ऐसा लिखाएगा कोई सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है, या लिख सकता है कोई इष्टतम हल विद्यमान नहीं है, कोई इष्टतम हल विद्यमान नहीं है। तो ऐसे भी लिखा आ सकता है कोई इष्टतम हल, कोई इष्टतम हल विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, यानी डज नॉट, इन जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आगे बात समझ में। और सर यहाँ पे अगर ये फिजिबल सॉल्यूशन रीजन मिल गया, यानी सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान है, तो इसके पास दो चॉइस हो जाएंगी, क्या कि सर या तो ये हो सकता है अपरिबद्ध, या सर ये हो सकता है परिबद्ध। क्या हो सकता है सर, या तो परिबद्ध हो सकता है या अपरिबद्ध हो सकता है। तो आप लिखेंगे इसमें सर या तो ये क्या होगा परिबद्ध क्षेत्र, परिबद्ध क्षेत्र यानी बाउंडेड रीजन, परिबद्ध क्षेत्र यानी बाउंडेड रीजन, और सर या फिर क्या होगा अपरिबद्ध, अपरिबद्ध क्षेत्र। अपरिबद्ध क्षेत्र का मतलब क्या होगा सर, अनबाउंडेड रीजन। और जब ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि जब ये परिबद्ध क्षेत्र होता है तो इसकी आकृति जो होती है वो क्या होती है, हमेशा बहुभुज होती है। क्या होती है बेटा, बहुभुज। ये लिख लेंगे, इसकी आकृति क्या होती है, बहुभुज होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसकी आकृति क्या होती है, बहुभुज होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बात समझ में। तो सर यहां से देखो परिबद्ध क्षेत्र हो सकता है, अपरिबद्ध क्षेत्र हो सकता है, परिबद्ध क्षेत्र, अपरिबद्ध क्षेत्र। तो अगर आप देखो यहां से एक सिचुएशन क्या आती है कि अगर इसके पास सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान है और साथ में जो आपका क्षेत्र अगर परिबद्ध है, तो इस केस में इसके पास दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, या सर फिर इसके पास क्या होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन या सर इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे नो सॉल्यूशन का केस नहीं आएगा, या तो क्या होगा इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या सर यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, ये दो ही मिल सकते हैं। और यहाँ पे जो भी हल होगा वो हमेशा क्या होगा, परिबद्ध होगा। अब यहाँ पे इस केस में क्या क्या लिख सकते हैं वो सारी चीजें अपन को देखनी है। इधर वाले की बात कर रहा हूँ, इधर वाले की नहीं कर रहा हूं मैं इसमें। यानी अगर हमारे पास सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान हो जाए और साथ में अपना क्षेत्र है वो क्या हो जाए, परिबद्ध हो जाए, तो इस केस में और क्या क्या बन सकता है सर, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या सर इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इन दोनों में से एक केस होगा। और सर इस केस में जो हल है वो हमेशा परिबद्ध हल होगा, यानी यहाँ अपरिबद्ध हल नहीं हो सकता। लेकिन इस साइड में अपरिबद्ध हल भी हो सकता है, परिबद्ध हल भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। अपरिबद्ध भी हल हो सकता है और परिबद्ध हल भी हो सकता है। और सॉल्यूशन के बारे में यहाँ अपन कुछ नहीं कह सकते कितने होंगे, हो सकता है इनफाइनाइट हो जाए, यूनिक हो जाए, उस चीज का अपन यहाँ पे नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन आएगी उसका मेन सीधा सा कारण है कि सर यहाँ जो भी हल आएगा वो हमेशा परिबद्ध हल आएगा। क्या आएगा, परिबद्ध हल आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये हमारा, ये चलो ये चीजें अपन आगे लिखेंगे, लेकिन ये समझ में आ गया क्या, सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान होगा तो सर ये दो टाइप का हो सकता है, या तो परिबद्ध होगा या अपरिबद्ध क्षेत्र होगा। जब परिबद्ध होता है तो उसकी आकृति कैसी बनती है, बहुभुज की बनती है। अब अपना काम क्या होता है इसमें
कि सर इसमें कॉर्नर पॉइंट देखने हैं और उन कॉर्नर पॉइंट को अपन रखेंगे किसमें, उद्देश्य फलन में, तो वहां से अपन को क्या मिल जाएगा, इष्टतम मान मिल जाएगा, और जिस पे इष्टतम मान मिलेगा वही हमारा इष्टतम हल हो जाएगा। बस ये तरीका, बस ये पूरा ग्राफिकल मेथड होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं। अब इसमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन पे ये सारी चीज हमें देखनी। तो यहां से भी इसके ये लिख लिया आपने, ये प्रोसेस लिख ली इधर वाली ये वाली। तो यहां से आप ये लिख सकते हो कि इसमें आप ये केस, ये जो आपने लिखा है इसके नीचे लिख लेना, ये जो लिखा है ना इसके नीचे लिखेंगे आप परिबद्ध हल। इस सिचुएशन में हमेशा क्या होगा सर, इस सिचुएशन में हमेशा होगा परिबद्ध हल, परिबद्ध हल, इस केस में हमेशा परिबद्ध हल होगा। और इधर वाले में सर जब आपका हल क्षेत्र अपरिबद्ध है, हल क्षेत्र अपरिबद्ध है, उस केस में हल जो है वो सर परिबद्ध भी हो सकता है अपरिबद्ध भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपरिबद्ध, या आप ऐसे लिख लो हल परिबद्ध या अपरिबद्ध हो सकता है, ऐसे लिख लेंगे हल परिबद्ध या हल परिबद्ध या अपरिबद्ध हो सकता है। इस सिचुएशन में हमेशा हल क्या होगा, परिबद्ध होगा। जब क्षेत्र परिबद्ध आता है तो हल हमेशा परिबद्ध आएगा, यहाँ अपरिबद्ध हल नहीं हो सकता। लेकिन सर क्षेत्र अपरिबद्ध है तो हल हमेशा अपरिबद्ध हो जरूरी नहीं है, वहां पे परिबद्ध भी हो सकता है अपरिबद्ध भी हो सकता है। इन सभी सिचुएशन के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, कब आपका परिबद्ध आ जाएगा हल, यानी क्षेत्र अपरिबद्ध है लेकिन वहां हल कई बार परिबद्ध भी आ जाएगा और कई बार अपरिबद्ध भी आ जाएगा, लेकिन इधर हमेशा क्या रहेगा, परिबद्ध। और ये तो आप देख ही रहे हो कि सर अगर आपका क्षेत्र ही परिबद्ध हो गया तो उसमें अपरिबद्ध हल कैसे बनाओगे, उसी क्षेत्र में से तो कोई हल बनेगा, तो वो हमेशा परिबद्ध होना ही पड़ेगा उसको। बात समझ में आएगी नहीं आई। अब इसमें आगे क्या करना है सर, आगे अब इसमें ये करना है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, कॉर्नर पॉइंट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट, और उनको फिर किस में रखते हैं, उद्देश्य फलन में, और वहां से में क्या मिलता है, इष्टतम हल या इष्टतम मान। तो आप लिखें इसमें कॉर्नर पॉइंट, शीर्ष बिंदु बोलते हैं जिसको, यानी क्या बोलते हैं इसको, शीर्ष बिंदु। नहीं इसी में लिख लो ना, ये दोनों के बीच में लिख लो इसको, ये केवल इसके लिए नहीं है, वो तो सबके लिए ही है। मतलब आपने जो लिखा है ना, जैसे आपने ये लिखा होगा इधर, इधर ये परिबद्ध क्षेत्र लिखा होगा, इधर अपरिबद्ध क्षेत्र लिखा होगा, इसके नीचे आपने क्या लिखा कि परिबद्ध हल होगा, इसमें आपने लिखा होगा कि हल परिबद्ध या अपरिबद्ध हो सकता है, और फिर इनके बीच में लिख लो वो जो दोनों के लिए वैलिड है वो, तो या इन दोनों के बीच में लिख लो आप। तो सर यहाँ इन दोनों के बीच में जो आएगा यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसमें शीर्ष बिंदु, यहाँ पे क्या निकालेंगे, शीर्ष बिंदु यानी कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट ये निकाल लेंगे। और कॉर्नर पॉइंट को किस में रखते हैं, कॉर्नर पॉइंट को किस में रखते हैं, उद्देश्य फलन में। तो आप लिख सकते हो शीर्ष बिंदुओं को, शीर्ष बिंदुओं को, शीर्ष बिंदुओं को उद्देश्य फलन में रखने पर, शीर्ष बिंदुओं को उद्देश्य फलन में, उद्देश्य फलन में रखने पर, रखने पर, शीर्ष बिंदुओं को उद्देश्य फलन में रखने पर, शीर्ष बिंदुओं को उद्देश्य फलन में रखने पर इष्टतम हल व इष्टतम मान प्राप्त होता है। रखने पर इष्टतम हल, इष्टतम हल व इष्टतम मान प्राप्त होगा नहीं होगा वो इसी से डिसाइड करेंगे अपन। अगर नहीं होगा तो यहां से पता चल जाएगा, होगा तो यहां से पता चल जाएगा। भाई जरूरी नहीं है ना कि हमेशा इष्टतम मान मिल ही जाए आपको, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इष्टतम मान एग्जिस्ट करे ही।
वो तो डिपेंड करेगा अपनी प्रॉब्लम क्या है। ये जरूरी नहीं है कि हमें मान लो फिजिबल रीजन मिल गया तो हमेशा इष्टतम मान मिल ही जाएगा। नहीं, कई बार ऐसा होगा कि जो आपका जो हल है वो अपरिबद्ध होगा, तो उसका मान हमेशा बढ़ता ही जाएगा। तो बढ़ता जाएगा, वहां पे आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे इसमें से कौन सा इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, लेकिन वो सारी चीजें कौन बताएगा? कॉर्नर पॉइंट। कौन बताएंगे? कॉर्नर पॉइंट। इनको रखने पे हमें पता चलेगा कि इष्टतम हल व इष्टतम मान प्राप्त हो सकेंगे। तो ये आप लिख लेना नीचे, इष्टतम मान इष्टतम हल मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। दोनों चीजें, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। ऐसे लिख लेंगे, इष्टतम हल विद्यमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इष्टतम मान इष्टतम हल विद्यमान एक ही लिख लो, वो तो हल, अगर हल ही नहीं मिलेगा तो मान कहां से मिलेगा? नहीं, इष्टतम हल विद्यमान हो भी सकता है या नहीं भी। वो यानी इसको हिंदी में लिखा ना महाभारत हो जाती है। नहीं, वरना तो उसमें सीधा लिख लो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट। अब ये कहानी है, अब देख लो, इससे ज्यादा इसमें कोई थ्योरी नहीं है ग्राफिकल में, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें कौन सी सिचुएशन आ सकती है, कब आ सकती है, अब मैं आपको 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। बस ये ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड आपको 2 मिनट में पढ़ना है, जब भी आगे पढ़ना। बाद में इसमें क्या करना है, केवल क्वेश्चन हल करने हैं। तो अब आप देख लो, इसमें एक बार मैं रिपीट, हाँ, ऑप्टिमल सॉल्यूशन में और मे नॉट बी एग्जिस्ट। ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, गारंटी नहीं है उस चीज की। देखो इधर ध्यान दो, अब इधर दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं एक बार। सर सबसे पहले करेंगे प्रतिबंधों के ग्राफ बनाते हैं। दूसरा, सभी असमीकाओं के हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तीसरा काम, सभी असमीकाओं के हल क्षेत्र का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। अब सर वो उभयनिष्ठ जो क्षेत्र आएगा वो आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिले। ऐसी सिचुएशन आएगी जहां उभयनिष्ठ क्षेत्र आप नहीं निकाल पाओगे, तो उस केस को क्या कह दोगे, यहाँ कोई सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है, यानी यहाँ कोई इष्टतम हल विद्यमान नहीं है। और सर यहाँ पे दो केस बनेगा कि जब उभयनिष्ठ हल क्षेत्र विद्यमान हो, इसका मतलब यहाँ में क्या मिल जाएगा, सुसंगत हल क्षेत्र मिल जाएगा। अब सर जो सुसंगत हल क्षेत्र आएगा ये भी दो टाइप का हो सकता है सर, या तो परिबद्ध हो सकता है या अपरिबद्ध हो सकता है। सर परिबद्ध होगा उस केस में ये बहुभुज बनेगा, और अपरिबद्ध होगा उस केस की कोई आकृति नहीं होती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या होगा कि सर जब ये परिबद्ध क्षेत्र होगा उस केस में हल हमेशा परिबद्ध होगा, और जब आपके पास हल अगर परिबद्ध है, अगर हल क्षेत्र अगर अपरिबद्ध है, उस केस में हमेशा हल क्या होगा, परिबद्ध भी हो सकता है और सर अपरिबद्ध भी हो सकता है, हम गारंटी नहीं दे सकते। फिर हमें मान लो ऑप्टिमल ज्ञात करना है, उसके लिए अपन कॉर्नर पॉइंट देखते हैं, और कॉर्नर बिंदुओं को कहां रखते हैं, उद्देश्य फलन में, तो वहां से इष्टतम हल या इष्टतम मान हमें मिल जाता है। अब इष्टतम हल है वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन इधर ध्यान देना, इस सिचुएशन में हमेशा इष्टतम हल मिलता है, परिबद्ध हल में। तो ये बात आप लिख सकते हैं कि परिबद्ध हल क्षेत्र में, अगर यहां से ये बात लिख सकते हैं कि सर इस केस में हमेशा हमें क्या मिलेगा, इष्टतम हल और इष्टतम मान मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो जो नए मिलने वाला केस है ना, वो इसमें आ जाता है। तो बात समझ में आई क्या? तो क्या लिख सकते हो आप इसमें कि परिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र में, परिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र में इष्टतम हल हमेशा विद्यमान होता है। क्या लिखेंगे, परिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र में इष्टतम हल हमेशा विद्यमान होता है। ये अलग से पॉइंट लिख लेंगे आप। इसका मतलब आपको पता चल गया कि सर इष्टतम हल कब नहीं मिल सकता है, जब इस वाले केस में हो सकता है ना मिले। कौन से वाले में? जब क्षेत्र आपका अपरिबद्ध होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये है पूरी कहानी। अगर आपने एलपीपी को साथ साथ में पढ़ा
तो आपको बाद में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रोज एक क्वेश्चन सीख के जाना है। मैंने कितने क्वेश्चन बताए थे? 6 या 7 क्वेश्चन, तो उतने ही दिन लगेंगे। 6 या 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, रोज का एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बस ये कहानी होती है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, फिर आपका जो क्वेश्चन का आंसर भी दे देते हैं जो आपने पूछा था अभी, या फिर आप सर्च कर लेना कल जाके, जो भी है जैसा भी है, तो क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे डिसाइड हो जाएगा। तो चलो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखे अब आप। एग्जाम्पल लिखो सभी। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखें, मैक्सिमम जेड बराबर 4x1 प्लस 3x2 4x1 प्लस 3x2 सच दैट, इसके जो कंस्टेंट है वो लिखें, सच दैट x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 8, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 8, और सेकंड लिखें आप 2x1 प्लस x2 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 10, और साथ में मैं कंडीशन दे रखी है x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें। पहले अपन ने जो लिखा है वो सारी चीजें इसमें अप्लाई करनी है। जो मैंने आपको प्रोसेस लिखवाया था वो सारी इसमें क्या करनी है, हमें अप्लाई करनी है। सबसे पहले मैंने क्या लिखवाया था कि सर ये जो कंस्टेंट है, तो कितने कंस्टेंट है इसमें? 2। इनको क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है तो आप कैसे लिखेंगे, इसको अलग से लिख लो। सर यहाँ से देखो, इसको ऐसे लिख लें, उधर ग्राफ बना लेंगे कि x1 प्लस x2 बराबर 1, तो 8 हो गया फर्स्ट कंस्टेंट। तो ये सेकंड क्या है सर, 2x1 प्लस x2 और बराबर कितना है, 10 है। अब ये दोनों लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं? लाइन ड्रॉ करना मैंने सिखाया हुआ है आपको, कैसे करते हैं। सर यहाँ x1 का मान 0 रख लो, उसे x2 का मान आ जाएगा, और x2 का मान 0 रखोगे तो x1 का मान। अब ये दोनों पॉइंट देख लो और उनको मिला दो, और सेम सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगी। तो इनको हमें प्लॉट करना है। तो देखो, अब यहाँ x1 लिख लेते हैं इसमें, और इधर अपन x2 ले लेते हैं। xy में भी हो सकता है, x1 x2 में हो सकता है, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे x1 को 0 रखोगे तो x2 क्या आएगा, 8। तो सर एक तो पॉइंट आ रहा है इसमें 0,8, और x2 को 0 रखोगे x1 क्या आ जाएगा, इसका मतलब सर एक आ रहा है 8,0। इसके दोनों पॉइंट निकाल लो। जब आप x1 को 0 रखोगे x2 10 आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा पॉइंट आ रहा है सर, 0,10। और अगर आप इसको 0 रखोगे तो या 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया सर, 5,0। ये पॉइंट आ गए। तो अब देखो यहाँ से 0,8 और 8,0 मान लेते हैं कि यहाँ 8,0 सो 0,8 है और यहाँ 8,0 है। तो ये दोनों लाइन, ये लाइन ऐसे मिलेगी। बात समझ में आ गई? ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट माना है मैंने सर, ये माना है अपन ने 0,8, और ये मैंने मान लिया कौन सा है, 8,0। दूसरा पॉइंट है सर 0,10 और 5,0। तो 0,10 ऊपर होगा और 5,0 इधर होगा। यानी सर वो लाइन कुछ ऐसी होगी, आप ऐसे बना सकते हैं, वो कुछ ऐसे इस टाइप की बनेगी। अंदाजे से बना रहे हैं क्योंकि अपने पास स्केल नहीं है यहाँ पे। तो सर ये जो पॉइंट है वो क्या मान लिया अपन ने सर, ये 5,0 है, और ये जो पॉइंट है वो क्या है इसका सर, 0,10 है। बताओ हाँ या ना? और x1 और x2 दोनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। मतलब सर इससे इधर और इससे इधर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। अब ये तो हमने क्या करा सर, प्रतिबंधों को जो है उसका ग्राफ बना लिया। बाद में क्वेश्चन क्या था कि सर ये जो असमीकाएं हैं, तो इसमें 2 असमीकाएं हैं, इनका जो क्षेत्र है वो डिसाइड करना है। तो ये क्या कह रहा है सर, यहाँ पे ये असमीका क्या कह रही है आपसे, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये वाली, लेस देन इक्वल्स टू 8 है। अब आपको मान लो पता नहीं चल पा रहा है कि सर ये जो लाइन है इसके इधर वाला एरिया लेना है या उधर वाला, तो आप एक काम कर सकते हैं, इधर एक कोई पॉइंट रख के देख लिया करो, कोई भी एक पॉइंट। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तब तो ये एरिया आएगा, अगर नहीं कर रहा है तो मतलब उधर वाला आएगा। और कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, केवल एक बिंदु रख लेना कोई भी। जैसे यहाँ 0,0 ये सीधा सा दिख रहा है तो आप 0,0 रख लो, या फिर अगर और कोई भी पॉइंट रखना चाहते हो वो रख सकते हो। जैसे मान लो 5,0 है, वो इस लाइन से इधर है कि नहीं है, इसका मतलब ये रख के देख लो, चाहे उसमें ये सेटिस्फाई करना चाहिए।
अरे कोई एक पॉइंट देखना है, बाकी नहीं देखने। अगर आपको वैसे तो पता ही है कि भाई इधर वाला आना है, लेकिन मान लो अगर कंफ्यूज हो जाते हो कई बार एग्जाम के अंदर, तो आप उस लाइन के एक साइड का पॉइंट और दूसरी साइड का पॉइंट रख लेना एक एक, उससे डिसाइड हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो सारे करेंगे या सारे नहीं करेंगे। आगे बात समझ में? इसका मतलब सर ये वाली जो लाइन है वो आपसे ये कह रही है कि सर ये इधर वाला एरिया लेना है, लेकिन सर इसकी तो हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमें इधर रहना है और इधर रहना है। फिर ये जो दूसरी लाइन है सर, इसमें भी लेस देन 10 है, तो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी इधर वाले की बात कर रहा है। तो सर इसका मतलब इसका एरिया कौन सा होगा? ये होगा कि नहीं होगा? तो ये पूरा आएगा इसमें। अब कॉमन एरिया कौन सा है? सर देखो कॉमन एरिया ये है, अगर आपको दिख रहा हो तो सर यहाँ पे कॉमन एरिया कौन सा है? सर अगर आप देख पा रहे हो तो ये और फिर ये और ये, बताओ समझ में आया कि नहीं? ये कॉमन एरिया है। अब रीजन क्या है बताओ इसका? पहली बात तो रीजन मिला कि नहीं मिला? मिल गया। कौन सा केस आया ये? देखो कौन सा केस आया सर? इसमें देखो आपने जो लिखाया था उसमें मैंने ये कहा था, देखो इधर प्रतिबंधों के ग्राफ बना लिए, फिर सर सभी असमीकाओं के हल क्षेत्र बना लिए, उबेनिस क्षेत्र मिल गया। इसका ये केस नहीं होगा, ये केस नहीं होगा। ये केस कब होता है? जब हमें उबेनिस क्षेत्र नहीं मिलता। और सर इसमें भी अब कौन सा केस हो गया? देखो इधर ध्यान दो सर, उबेनिस हल क्षेत्र मिल गया, मतलब सर यहाँ पे हमारे पास सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान है। और सर इसमें भी इधर आ गए अब अपन, सर परिबद्ध क्षेत्र है, मतलब आकृति बहुभुज जैसी है। इसका मतलब सर यहाँ ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। अब कौन सा होगा? सर कॉर्नर पॉइंट रखेंगे और देख लेंगे कौन सा उसको मैक्सिमाइज कर रहा है। हो गया केस। बात समझ में आई कि नहीं? बस तो लिखा। तो इसमें हमें क्या करना है सर? परिबद्ध हल मिलेगा, ये गारंटी है। अब इनमें से वो कोई भी ऑप्शन दे सकता है। अब हल कितने मिलेंगे वो भी पता चल जाएगा कि भाई इष्टतम मान एक पे ही मिल रहा है तब तो यूनिक हो जाएगा, और अगर इष्टतम मान एक से ज्यादा मिल रहा है तो सर उसमें दो या दो से ज्यादा भी लिख सकता है, इनफाइनाइट भी लिख सकता है, या वैकल्पिक इष्टतम हल भी लिख सकता है। तीन नाम आ जाएंगे उस एक केस के। एक ही है बेटा, बताया ना मैंने, ओब्लिक लिखाया ना। अनंत हल, दो या दो से ज्यादा हल, या वैकल्पिक इष्टतम हल, तीनों का मतलब एक ही है। इष्टतम हल नहीं, वैकल्पिक इष्टतम हल। दूसरा पॉइंट लिखवाया ना मैंने, अलग क्यों लिख दिया बेटा? मैंने ऑब्लिक लगाया था। एक ही है, अलग क्यों होंगे? मैंने बोला है ना। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? कौन सा हो गया केस? समझ में आ गया ना? इसका मतलब सर यहाँ ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसका मतलब क्या होगा सर? यहाँ पे देख लो, एक तो ये पॉइंट हो गया कॉर्नर पॉइंट, एक ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, एक सर ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, एक सर ये। अब ये आपको निकालना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है, बाकी आपको पता है सब। ये कौन सा था? 0,8, और ये 0,0 है ही। तो अब आपके पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से आ गए? सर कॉर्नर पॉइंट आ गए अपने पास, यानी शीर्ष बिंदु। कौन से? शीर्ष बिंदु निकाल लो। तो सर शीर्ष बिंदु अपन निकालेंगे, कौन से आएंगे सर? एक तो 0 0 आ गया, एक अपना कौन सा आया 0,8, और एक कौन सा आ गया 5,0, और एक आपको निकालना पड़ेगा। ये इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो दो लाइनें दे रखी हैं, x1 x2 का मान निकाल लो। तो क्या आएगा बोलो? सर ये लाइनें अपने पास क्या है? एक तो है x1 प्लस x2 बराबर 8, और दूसरा क्या है 2x1 प्लस x2 बराबर 10 है। सॉल्व कर लो इसमें। एक काम करो, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, क्या आएगा? x1 बराबर 2। अरे इसमें से इसको घटा दिया तो x1 बराबर 2 आ जाएगा, और अगर x1 2 आ गए यहाँ से तो x2 कितना आएगा? 6। तो इसका मतलब एक पॉइंट और आ गया सर, कौन सा? 2,6। 2,6, तो 2,6 कौन सा आया सर? ये वाला पॉइंट आ गया 2,6। अब ये मान रख के देख लो, तो अपना उद्देश्य फलन क्या था बोलो? मैक्सिमम जेड बराबर क्या था?
4x1 प्लस 3x2। अब देख लो, पहले पे मान आएगा 0। सर इसमें इसको आप नाम दे दो A, B, C और D। तो सर A पे जो मान है वो आ रहा है 0 और B पे मान क्या आ रहा है 0,8। तो 0 हो गया, 8 यानी 24। और C पे मान कितना आ रहा है 5,0। तो 5 रखेंगे तो 20। और D पे मान कितना आ रहा है, ये ऐसे लिख लें, D पे आ रहा है 2 और 6। तो 2 का मतलब हो गया 8 और 6 का मतलब 18। 18 और 8 कितने हो गए 26। तो इसका मतलब कौन सा हो गया इसका इष्टतम हल। सर इष्टतम हल तो ये रहा और इष्टतम मान 26 हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इष्टतम हल कौन है सर 2,6 और इष्टतम क्यों है पता चल गया ना। सबसे ज्यादा मान कहाँ आ रहा है इसी बिंदु पे आ रहा है ना। तो ये क्या बन गया, क्योंकि मैक्सिमम पूछा उसने। अगर मिनिमम पूछता तो 0 हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है, तो यहां से इष्टतम हल, तो इष्टतम हल जो है वो तो हो गया आपका सर 2,6 और इष्टतम मान 26 हो गया और यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन है। अब इनमें से कोई ऑप्शन बना सकता है वो, या तो आपसे इष्टतम हल पूछ सकता है, या आपसे इष्टतम मान पूछ सकता है, या यूनिक सॉल्यूशन पूछ सकता है। तो ये भी साथ में लिख लेंगे। इस केस में क्या आएगा सर यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल। यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल। अब आप बताओ कि कॉर्नर पॉइंट ही क्यों देखते हैं। जैसे ये तो क्वेश्चन अपने लिखा ही है अभी, बताओ इसमें। देखो इसमें तरीका क्या होता है, जो ग्राफिकल मेथड होता है, हमें ये तो पता चल गया कि सर ये हमारे पास जितने भी पॉइंट आ रहे हैं इसके अंदर, ये सारे हमारे क्या है सुसंगत हल है। क्या है सुसंगत हल है। और सर इन्हीं सुसंगत हलों में से हमें क्या निकालना है इष्टतम हल निकालना है। इन्हीं में से मिलेगा। अब सर इनमें से कौन सा मिलेगा ये हमें डिसाइड करना होता है। तो इसका प्रोसेस क्या रहता है, इसका प्रोसेस ये रहता है कि जो आपका उद्देश्य फलन होता है उस लाइन को प्लॉट करना पड़ता है। क्या रहता है सर, इसका जो तरीका रहता है वो क्या करते हैं अपन ये करते हैं कि सर यहां से जो हमारे पास 4x1 समझना, देखो इसको प्लस 3x2, ये हमारे पास क्या उद्देश्य फलन है। और इसके बराबर आप कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं, आपकी मर्जी। बोलो क्या रखूं, ऐसा रखना कि आपको मान निकालना आए, मतलब मान निकालने में आसानी हो जाए, ताकि ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे ड्रॉ करने के लिए। आपने कहा सर 5 रखेंगे, ये लो रख दो, 5 रखोगे। तो अब ये लाइन बन गई कि नहीं बन गई। इस लाइन को आप प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि हमें मैक्सिमम किसका मान देखना है, मैक्सिमम या मिनिमम मान देखना किसका है, इसी का तो देखना है। जब आप मैक्सिमम या मिनिमम किसको करोगे उद्देश्य फलन को, तो हमें क्या करना होता है ये जो उद्देश्य फलन है इसी को प्लॉट करना होता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट आपको दे नहीं रखा था, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है, 5 लो 10 लो 20 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसको ड्रॉ कर लो यहाँ पे, तो अगर इसको ड्रॉ करोगे मान क्या आएगा बोलो। आप x2 को 0 करो तो x1 ऐसे ले लो जो आप मान निकाल पाओ, जिसमें इन 3 और 4 दोनों का भाग जाए। 12 ले लो, चलो 5 आप घर पे ले लेना भाई। ऐसा मान रखो सबसे पहले जो मान जल्दी से निकल जाए। तो क्या आएगा बोलो सर, अगर 0 ये रखोगे तो यहां से आ जाएगा 3, तो 3,0 मतलब ये रहा सर, यहां से मान लेते हैं। ठीक है, और सर यहां इसको 0 रखेंगे तो 0,4, तो 0,4 यहां मान लेते हैं। सर देखो ये लाइन आ गई, समझना बेटा, देखो ये लाइन आ गई। अब ये कौन सी लाइन है सर, ये उद्देश्य फलन की लाइन है। अब आप क्या करेंगे इसमें सर, ये जो लाइन आ गई, अब आप क्या करेंगे सर, यहां पे इस कांस्टेंट की वैल्यू बदलते जाओ। अब इस वैल्यू को बदलोगे तो वो लाइन है वो इसी के पैरेलल आएगी भाई। लाइन अगर ये आपको ये जो x1 x2 कोएफिशिएंट चेंज नहीं कर रहे हो, आप केवल ये वैल्यू रख रहे हो, इसका मतलब क्या है सर, इसका जो भी दूसरी लाइन आप बनाओगे वो हमेशा इसी के पैरेलल आती जाएगी। इस बात से सहमत हो। अब सर वो लाइन जो आप दूसरी प्लॉट करोगे वो हो सकता है कि इस साइड में आ जाए, हो सकता है सर वो आगे बढ़ने लग जाए। अगर एक बार इस साइड में आ गई तो फिर वो नीचे आती जाएंगी, और अगर एक बार इस साइड में चलेगी मतलब ऊपर जाती जाएंगी। समझना इस बात को। अब आप एक बात बताओ, जब आप ये वैल्यू बदलते जाएंगे
तो सर ये लाइनें बढ़ती जाएंगी या इधर बढ़ती जाएंगी, तो जब ये बाहर निकलेंगी तो किसी न किसी कॉर्नर को टच करके निकलेंगी, या फिर सर किसी कंस्टेंट के पैरेलल होके निकलेंगी। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है कि सर ये इस कॉर्नर को कट करके निकल जाए, हो सकता है सर इस कंस्टेंट के पैरेलल होके निकल जाए, और तो कोई सिचुएशन नहीं हो सकती ना। इधर भी यही काम होगा सर, या तो कॉर्नर को टच करेगी या फिर सर किसी कंस्टेंट के पैरेलल होके निकलेगी। अब अगर वो कॉर्नर को टच होके निकलती है, इसका मतलब सर जो लास्ट कॉर्नर है जो भी है जिससे वो कट होके निकलती है, उस पे वो मैक्सिमम मान देगी। और अगर किसी कंस्टेंट के पैरेलल होके निकलती है तो सर उस कंस्टेंट पे जितने भी पॉइंट होंगे सब पे मैक्सिमम मान मिलेगा। तो चाहे उनके कॉर्नर पे देख लो चाहे उनके बीच में देख लो, अगर एक लाइन पे जितने भी पॉइंट है उन सब पे तो मान सेम ही आएगा। ये प्रोसेस होता है। अब आपने कहा कि सर बीच में मिल जाए, तो भाई आप खुद सोचो कि अगर आपने यहां ये पॉइंट ले लिया तो इस पॉइंट पे आप मैक्सिमम मान कैसे बता सकते हो, क्योंकि इस पॉइंट को तो आप इधर भी बढ़ा सकते हो और आप तो इसको इधर भी बढ़ा सकते हो। भाई आपने कहा अंदर इस पॉइंट पे सर मैक्सिमम मान मिल रहा है, पॉसिबल है क्या? क्योंकि सर आप तो इस पॉइंट के तो आप इस साइड में भी बढ़ा सकते हो और इस साइड में भी बढ़ा सकते हो और इस साइड में भी ला सकते हो, तो इस पे आप मैक्सिमम मान कैसे बता सकते हो? भाई अगर यहां मैक्सिमम मान मिलने का मतलब है कि इस पे मैक्सिमम मिलने का मतलब, तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो गया आपका। कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्यों? क्योंकि सर अगर यहां मैक्सिमम मिल गया तो भैया आप इस पॉइंट को तो इधर इधर उधर कहीं भी ले जा सकते थे ना, चॉइस है इसमें तो आगे बढ़ने, लेकिन कॉर्नर के बाद आगे कहीं नहीं जा सकते आप, और कंस्टेंट के आगे कहीं नहीं जा सकते, वो लास्ट होता है। ये इसका प्रोसेस होता है। ये तो अपन ये याद रखते हैं कि भाई कॉर्नर, जबकि ये प्रोसेस ये नहीं होता है कॉर्नर, उसका प्रोसेस उसने ये बताया था कि यहां आप कंस्टेंट रखें, कोई भी कांस्टेंट रखो और इस जो उद्देश्य फलन है इसको आप प्लॉट करो। अब इस उद्देश्य फलन को आपने जो प्लॉट किया है, इसी लाइन की ये वैल्यू चेंज करते हुए जाओ। लेकिन उससे ट्रिक बन जाती है क्या कि सर या तो ये कॉर्नर से निकलेगा या सर किसी कंस्टेंट के पैरेलल होके निकलेगा। अब जब ये कंस्टेंट के पैरेलल होके निकलता है, उसी केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं आपको, मतलब चांसेस होते हैं, मिलते ही हमेशा जरूरी नहीं है लेकिन चांसेस होते हैं। तो आगे मैं रिजल्ट दिखाऊंगा कि जब आपके पास किसी भी एलपीपी के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस कब आ सकता है, जब कोई एक कंस्टेंट इस उद्देश्य फलन के पैरेलल हो, वरना कभी नहीं आएगा। लेकिन उसमें हमेशा आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आपको यह पक्का पता है कि जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आएगा तो सर यहां पे हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक कंस्टेंट ऐसा जरूर मिलेगा जो इस उद्देश्य फलन के पैरेलल होता है, वरना कभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आएंगे आपके पास, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर वहां पे इष्टतम हल मिलेगा ही नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भाई आपको यहां उद्देश्य फलन है और यहां कोई कंस्टेंट पैरेलल आ गया तो उसका मतलब यह नहीं है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। और ये नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाँ उसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कौन सी सिचुएशन है जब लाइन पैरेलल है कंस्टेंट के, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आ जाता है, लेकिन हमेशा नहीं आता है, ध्यान रखना। तो कई लोग इसको रिजल्ट लिख लेते हैं, रिजल्ट नहीं होता है ये, क्योंकि मैं फेल होने वाला एग्जांपल दे दूंगा आपको। लेकिन ये पक्का है कि अगर इस कंस्टेंट के पैरेलल, अगर यहाँ पे कोई आपके पास ये सॉरी उद्देश्य फलन के पैरेलल अगर कोई प्रतिबंध नहीं रखा हुआ है, तो वहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन कभी नहीं आ सकते, क्योंकि वो हमेशा फिर कॉर्नर को कट करके निकलता रहेगा, कभी भी आपको किसी कंस्टेंट के पैरेलल होके नहीं निकलेगा। क्योंकि कंस्टेंट के पैरेलल होके जब भी निकलेगा तो सर इन दोनों कॉर्नर पॉइंट पे मान वो मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा, क्योंकि इस पूरी लाइन पे मान सेम आएगा, ये तो पता है ना। अरे इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उन पे मान सेम आएगा, तो चाहे इस पे निकालो चाहे सर इस पे निकालो चाहे बीच में निकाल लो। इसीलिए उसके दो अपन क्या कहते हैं, दो या दो से ज्यादा हल, क्योंकि वरना तो एक ही मिलेगा। और ऑब्वियस बात है ये तो, क्यों मतलब क्या कहना चाह रहे हो? हाँ सेम एग्जाम्पल देंगे, वही दे दूंगा जिनमें अपन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आएगा, उसे पता चल जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? यहां तक सहमत हो इससे? लिख लो पहले। तो ये समझ में आया ना कॉर्नर पॉइंट क्यों देखते हैं?
देखो एग्जाम में नहीं काम आएगा, इतना टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, कि क्वेश्चन तो सीधा हो गया कि भाई अपन को कॉर्नर पॉइंट देखने, बात खत्म। एग्जाम इतना ही आता है। लेकिन अगर आपको भाई इच्छुक थे, आप बोले कि सर नहीं हम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए। तो एलपीपी ज्यादा तो नहीं हो गया है? सही चल रहा है? लिख लो। और पिछली बार और इस बार के नोट्सों में आपको रात दिन का फर्क मिलेगा। ऑफिस में पढ़े, आप देख के चले जाना। क्योंकि एग्जाम टाइम में पढ़ाना और जब एग्जाम नहीं हो, दोनों में फर्क होता है। वो असमिकाएं होती हैं। हाँ हाँ। नहीं, कुछ भी आ सकता है। ग्रेटर भी, ग्रेटर कैसे मतलब? नहीं नहीं नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो ना? ना ना, ये एलपीपी मॉडल नहीं है ना। लेस देन इक्वल आएगा, क्योंकि फिर तो आप लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? कॉर्नर पॉइंट ही गायब हो जाएंगे आपके। फिर कॉर्नर पॉइंट कैसे काउंट करोगे जब आप लेस देन ले लोगे तो? ये तो इन पॉइंटों पे, लाइनों पे तो होते हैं कॉर्नर पॉइंट तो। नहीं नहीं, वो तो एलपीपी का मॉडल है ना अपन, उसमें तो अब अपन वो कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि भाई तूने इसमें एलपीपी में ही क्यों लिया। ये समझ में आ गया ना सबको? पक्का? डन? डन डना डन। अब इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है? इष्टतम मान, इष्टतम हल, यूनिक सॉल्यूशन और परिबद्ध क्षेत्र। अब उसकी मर्जी है कौन सा ऑप्शन दे रहा है। यूनिक सॉल्यूशन और बाउंडेड रीजन, या इष्टतम हल, इष्टतम मान, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हा? ये क्यों बनानी है? ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया है। इसको मत छाप देना। नहीं तो बोले सर इससे तो इधर वाला ही आएगा। ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया है बेटा ना। क्योंकि मेन चीज है भाई, आप एक बार सब्जेक्ट सीख लो ना, कहानी खत्म। फर्स्ट ग्रेड के अलग भागते हैं, सेकंड ग्रेड के अलग भागते हैं, पीजीटी के लिए अलग भाग रहे हैं, टीजीटी के लिए अलग भाग रहे हैं। मैथ्स ही सीख लो, कहानी खत्म हो जाए बस। आनी तो वही है हर जगह, क्वेश्चन तो वही आने, कोई उधर उधर थ्योरी तो चेंज होनी नहीं है। वैसा तो है नहीं कि नहीं है केवीएस में अलग एलपीपी आएगी सर। तो बस कुल मिला के अपना काम होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ बच्चे जैसे वैकेंसी का वेट करते हैं, अरे भाई वैकेंसी आएगी तब आप मैथ सीख लोगे क्या उतने दिन में? फिर जीके ये वो, फिर वो 5 महीने 6 महीने तो कोचिंग में निकल जाते हैं। अगर मैथ सीखना है तो अपने आप को किसी भी टीचर के साथ दें, 1 साल तो आपको देना चाहिए। और मैथ सीखना बुरी बात नहीं है, अगर आप वैकेंसी अभी लेट होती है कभी भी, वैसे फर्स्ट ग्रेड के आने के पूरे चांस हैं। लेकिन कहीं पढ़ाओगे तो मैथ्स तो आएगी।
अच्छा पढ़ा पाओगे सब जगह, मतलब अपना सब्जेक्ट है वो तो अपन को आना ही चाहिए। अपन कहते हैं भी हाँ हम एमएससी किए हुए हैं, इसका मतलब एमएससी तक की मैथ्स आपकी थोड़ी बहुत ठीक ठाक होनी चाहिए। लिख लिया इसको? तुम लिखने में बहुत टाइम लगाते हो यार, एक तो थोड़ी स्पीड बढ़ाओ सभी अपनी। नहीं फिर वही बात है, ये मैं टाइम उधर खा जाऊंगा। अगर आप ये सोचते हो कि आप लिखने में टाइम अगर ज़्यादा लगाते हो तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हो, ध्यान रखना। और पता नहीं चलेगा, 2 क्वेश्चन कम हो जाएंगे सीधे ही। घर पे जमा जमा के लिख लिया करो ना, क्या करते हो पूरे दिन? 20-22 घंटे क्या करते हो रूम पे? जमा जमा के लिखे करो मोती की तरह, मोती की अक्सर। लेकिन यहाँ अपने रफ में लिख लिया करो, थोड़ा जल्दी हो जाएगी। ठीक है, हाँ लिख दिया ना यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो एक क्वेश्चन और लिखो, और बनाओ सभी साथ साथ बनाओ, सभी जल्दी से क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 2x1 प्लस 4x2 मैक्सिमम जेड बराबर 2x1 प्लस 4x2 such that x1 plus 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 5, और सेकंड लिखें x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 4, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 4, और x1 कॉमा x2 है वो क्या दे रखे हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे रखे। लिखो इसको। तो वही पहले इसमें क्या करोगे, ग्राफ प्लॉट कर लो जल्दी से, क्या आएगा सर? देखो यहाँ पे x1 प्लस 2x2, x1 प्लस 2x2 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो यहाँ से पॉइंट निकाल लो, क्या आएंगे, x1 को 0 रखो तो, और एक दूसरी लाइन क्या बनेगी, x1 प्लस x2 बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से जब x2 को 0 करेंगे आप तो x1 5 आ जाएगा, यानी 5,0, और जब आप x1 को 0 करेंगे तो x2 कितना आएगा, 5/2, यानी 0,5/2, 0,5/2। ठीक है, 2 पॉइंट निकाल लिए। और यहाँ से क्या आ जाएगा सर, 4004, क्या आ जाएगा 40, और यहाँ से 04। अब यहाँ पे इसको प्लॉट कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा रीजन आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ से देखो एक पॉइंट तो है 5,0, और 5,0 मान लो, ये मान लेते हैं 5,0, और एक अपना है 4,0, तो ये अपना मान लेते हैं 4,0, और 0,5/2 है, और एक अपना 0,4 है, तो 0,4, और ये मान लेते हैं 0,5/2। तो ये लाइन मिलेगी इससे, और ये ऐसे निकल जाएगी, और ये लाइन मिलेगी यहाँ से, ये। ठीक है, इसका मतलब सर यहाँ से अब रीजन देख लो, तो रीजन दोनों में लेस देन वाला है, तो कॉमन रीजन कौन सा आएगा बोलो सर, यानी इस लाइन से, हाँ बिल्कुल आ सकता है, आगे आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, बिल्कुल आ सकता है बेटा। ये रीजन आएगा इधर वाला, 0 0 रख लो दोनों में, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो सर ये पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब इधर वाला रीजन आएगा सब में। तो बताओ कॉमन एरिया कौन सा आया, कॉमन एरिया कौन सा आया, कॉमन एरिया ये आ गया सर, देखो यहाँ से ये, और यहाँ ये वाला, ये कॉमन एरिया है। ठीक है, और यहाँ से अब इसमें आप लोड कर लो इसको, तो सर ये वाला आ गया अपना। इसका मतलब सर यहाँ भी कौन सा क्षेत्र है, सुसंगत हल क्षेत्र मिल गया, और परिबद्ध है कि नहीं बताओ, सुसंगत हल क्षेत्र है, परिबद्ध भी है। इसका मतलब सर यहाँ या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, या तो यूनिक या इनफाइनाइट, और यहाँ पे ऑप्टिमल हल मिल जाएगा, ऑप्टिमल हल मिल जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसके कॉर्नर पॉइंट पे चेक करना है, तो कॉर्नर पॉइंट ये निकाल लो। तो सर 3 तो हमें पता है, बाकी ये एक निकाल लो आप। तो यहाँ से मैं कॉर्नर पॉइंट आगे लिख देता हूँ, कौन कौन से होंगे बताओ, यानी शीर्ष बिंदु कौन कौन से होंगे,
शीर्ष बिंदु, तो शीर्ष बिंदु कौन से हैं बेटा बताओ? एक तो 0 0 है, दूसरा शीर्ष बिंदु कौन सा है? दूसरा शीर्ष बिंदु कौन सा है? 0,5/2। कौन सा है? 0,5/2। और तीसरा शीर्ष बिंदु कौन सा है? 4,0। सर ये हो गया 4,0। और चौथा है वो आप निकाल सकते हैं, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो आप, लाइन ये रही, यहाँ निकाल लो, ये निकाल लेते हैं। इसमें क्या आएगा बोलो? अब एक काम करिए, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो x2 1 हो गया, और x2 अगर 1 हो गया तो सर x1 3 हो गया, x1 की वैल्यू क्या आ गई? 3। अरे निकाल सकते हो ना, सब छापने में बिजी है सारे छापने में बिजी है चलो अब तो मतलब मेरी जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो, हैं? होशियार बहुत जल्दी हो जाते हो सारे ही मनोज कैसे नहीं आया बताओ? एलपीपी वैसे तो मैं डाल दूंगा उस पर, यूट्यूब पे गलत देखना। उसी को देख के मैं धीरे चलता हूँ क्लास में, वो इतनी भयंकर शक्ल बना के बैठता है ना नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे तुम लोगों को पता चल जाता है कि भी हाँ समझ में आ रहा है, उसका मेरे को समझ नहीं आता है कि इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लिख लिया सबने? अब देखो ये इसका रीजन आ गया, तो अब इसमें ऑप्शन क्या क्या हो सकता है? सर एक तो सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान है, परिबद्ध है, तो बहुभुज होगा, परिबद्ध हो गया। अब सर इसमें देखना है कि इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, कौन से पॉइंट बनेंगे, ये मैं देखना है। देखो इधर, अब अपने पास ये चारों पॉइंट आ गए। डी मैंने निकाल लिया था, क्या आया था? ये आ रहा 3,1, तो ये लिख लो यहाँ पे 3,1 है, तो लिख लो इसमें। तो सर एक है 3,1। तो अब बताओ मैक्सिमम जेड बराबर क्या दे रखा है? मैक्सिमम जेड बराबर क्या दे रखा है बताएं? मैक्सिमम जेड बराबर 2x1 प्लस 4x2, यही है ना अपना उद्देश्य फलन। अब देखो वैल्यू निकालो, ए पे मान क्या आएगा? 0, बी पे मान क्या आएगा? 0,5/2, तो 0 हो गया, और 5/2 का मतलब 10 हो गया क्या? 5/2 का मतलब 10 हो गया, और सी पे मान निकालेंगे 40 यानी 8 हो गया, और डी पे मान निकालो कितना है? 31 का मतलब 6 और 10। अरे सर इन दो पॉइंटों पे सेम आएगा, मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, यानी वैकल्पिक स्तंभ हल, ऐसे पता चल जाएगा। अब यहां एक नहीं होगा स्तंभ हल, इनफाइनाइट होंगे। अब देखो इधर, देखो इधर, देखो ध्यान दो, कौन कौन से पॉइंट हैं? बी और डी। देखो बी कहां है? बी किसको माना है? इसको ना, ये बी है, ये क्या देखो, और डी ये रहा। सर ये लाइन रही, और आप देख लो, ये देखो इधर ध्यान दो, ये जो आपका उद्देश्य फलन है और ये जो कंस्टेंट है, दोनों पैरेलल है कि नहीं बताओ? है, क्योंकि इसको आप 2 से गुणा करते ही आ जाएगा, पैरेलल है कि नहीं है? अब देखो, मैं कह रहा हूं यहां पे अपन को इन दो पॉइंटों पे क्या मिला? मैक्सिमम वैल्यू मिली। इसका मतलब ये 2 पॉइंट तो सर मिल गए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पे मान हमेशा 10 ही आएगा, क्योंकि ये मान कितना आ रहा है? 10, और ये मान कितना आ रहा है? 10, क्योंकि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते ही कब है? जब एक कंस्टेंट है वो इस उद्देश्य फलन के पैरेलल होना चाहिए। और आप देख लो, क्योंकि इसको आप 2 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एक कंस्टेंट पैरेलल अगर नहीं दिखे तो आप ये सोच लेना कि आपकी कैलकुलेशन गलत है। फिर अगर मान लो आपके पास 2 पे मान सेम आ रहा है और कोई कंस्टेंट पैरेलल नहीं है, इसका मतलब आपने गलती करी है कहीं ना कहीं, आ ही नहीं सकते। अब ये मैं रिजल्ट लिखवाऊंगा आपको, बात समझ में आई क्या? तो यहाँ इष्टतम हल कितने होंगे? सर इनफाइनाइट होंगे, लेकिन इष्टतम मान कितना होगा? 10 होगा। इष्टतम मान कितना होगा? 10 होगा, लेकिन इष्टतम हल कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। अब देखो क्या क्या पूछ सकते हैं यहां से। सर
सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान है, क्षेत्र परिबद्ध, क्षेत्र परिबद्ध। सॉल्यूशन सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी लिखा आ सकता है, यानी अनंत हल लिखे आ सकते हैं, या फिर सर वैकल्पिक इष्टतम हल लिखा आ सकता है, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है इनमें से, या फिर सर दो या दो से ज्यादा हल लिखा आ सकता है। इन सब का एक ही मतलब होता है, और इष्टतम हल इनफाइनाइट हो जाएंगे, और इष्टतम मान कितना होगा 10 होगा। तभी मैंने कहा था कि जो परिबद्ध हल क्षेत्र आता है उस केस में या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, इसके अलावा कोई केस नहीं आएगा। बताओ समझ में आएगी नहीं आएगी? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सर यहां इसके पैरेलल लाइन आ जाए तो हमेशा इनफाइनाइट ही हो जाएंगे, जरूरी नहीं है। अब एग्जांपल वही लेंगे। ये मैंने बोला वो लिख लो आप पहले, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। पहले बताओ कहां तक लिख लिया, आगे करें, लिख लो। इन दो पे एक मान, तो यहां पे क्या क्या हो गया सर? देखो ऑप्शन क्या हो सकता है, परिबद्ध हल, परिबद्ध हल, सर परिबद्ध क्षेत्र, परिबद्ध क्षेत्र, अनंत हल, अनंत हल, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं सर? वैकल्पिक, वैकल्पिक इष्टतम हल। क्या कह सकते हैं सर? वैकल्पिक इष्टतम हल, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे सर इष्टतम मान, इष्टतम मान कितना आ गया सर? 10 आ गया। अब आप उसकी मर्जी क्या पूछना चाहेगा। और सर सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान, सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब मैं एक आपको नोट लिखवाता हूं, वो लिखेंगे आप सभी। लिखें इसको। इष्टतम हल तो लिख दिया ना, इनफाइनाइट होंगे, अनंत हल होंगे ना। अब एक तो होगा नहीं। अब ये मत लिख देना कि इष्टतम हल यही होगा, अगर इनमें ऑप्शन दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये ध्यान रखना, इधर ध्यान दो, अगर मान लो ऑप्शन में 3 1 लिखा है तो वो टिक करके आना है। अगर मान लो उसने पूछा ही यही है तो फिर टिक तो करके ही आओगे ना, जरूरी थोड़ी है वो ये ऑप्शन बनाए। मान लो उसने लिख दिया 3 1 और 4 0, दो और बना दिए, तो उसमें तो 3 1 है ना, लगाओगे आप। ये मत सोचना कि सर ने कहा था अनंत होंगे, तो यहाँ तो एक ही दे रखा है ऑप्शन में, तो जो दे रखा है वो लगा देना। भाई जरूरी थोड़ी है वो ये दोनों ऑप्शन में लिखे, इनमें से कोई एक लिख सकता है, तो उस टाइम वो टिक कर देना। तो ये समझ सोचना है कि सर वो दूसरा नहीं मिला था वहां, तो दूसरा अगला नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है। तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे बनाए हुए। तो कल आपको सीट मिल जाएगी है। ये क्यों होगा ऑप्शन? है ये चारों आए, ये चारों कैसे आ सकते हैं? चारों कैसे आ सकते हैं? तो क्योंकि ये दो सही हो जाएंगे ना फिर उसमें, तो दो ऑप्शन तो आ नहीं सकते ना अपने, वो नहीं है ना मल्टीपल वाला। ये आरपीएससी में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, सिंगल ऑप्शन वाले, तो वहां दो कैसे रख सकता है वो? इस नेट में तो क्या है, मल्टीपल सिलेक्ट आते हैं, लेकिन वहां नहीं आते हैं। तो आपके ये दो दे देगा तो इसका मतलब वो क्वेश्चन तो डिलीट में जाएगा। अब ये देखो, अब वो कंफ्यूज करने के लिए पता है क्या देगा? अब अगर वो क्वेश्चन अच्छा बनाना चाहिए ना, उसको क्या बनाना चाहिए? इन दोनों ही पॉइंटों को ना देके उस लाइन में बीच में कोई पॉइंट दे दे। क्या करना चाहिए उसको क्वेश्चन बनाने के लिए? सर वो इन दोनों पॉइंटों को ना देके इनके बीच में कोई पॉइंट दे दे।
तब बने क्वेश्चन में मजा। ये तो तुमने निकाल ही लिए तो तुम कर ही दोगे, इसमें क्या है। लेकिन मान लो वो यहाँ कोई पॉइंट दे दे, तब समस्या खड़ी हो जाएगी। तो फिर समस्या तो क्या खड़ी होनी है, वो पॉइंट रख के देख लेना, पॉइंट रख के देख लेना। पॉइंट ऑप्शन में तो रखे होंगे ना, तो ऑप्शन में रखे। अब देखो एक बात बताओ, अब आपको अगर मान लो ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो उस टाइम आपने मान लो डायग्राम बना लिया, तो डायग्राम बना लिया तो आप उन ऑप्शनों को रख के देख लो। अब उनमें से जो मैक्सिमम आ रहा है वही तो ऑप्शन होगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो इनमें होना चाहिए कॉर्नर पॉइंटों में। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब यहां तो कॉर्नर पॉइंट दे, वो जरूरी नहीं है ना भाई, इनमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे उसके। अब उन इनफाइनाइट में से कोई भी ऑप्शन रख सकता है, वो उस पर डिपेंड करेगा। वो कंफ्यूज करने के लिए रख सकता है बीच में से कोई पॉइंट, और आप फिर देखोगे सर कॉर्नर पॉइंट नहीं था वो। नहीं, वो आपको पता है, वो चलना चाहिए ना कि भाई भाई अब मैंने आपको ये कहा है कि भाई आपको कॉर्नर पॉइंट देखने हैं, तो आप तो कॉर्नर पॉइंट ही चेक करोगे ना। लेकिन अब यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है कि सर जब इनफाइनाइट इसमें सॉल्यूशन होंगे, उस केस में ये जो कॉर्नर पॉइंट आए हैं और इनके बीच में लाइन पे जितने पॉइंट, इन सब पे मान सेम आएगा, तो उनमें से कोई दूसरा पॉइंट दे सकता है वो, तो वो भी तो उसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपने लिखा है यहाँ पे इनफाइनाइट हल है। तो अब इनफाइनाइट में से तो वो कोई भी हल दे सकता है ना, आपसे सारे इस्तेमाल होंगे वो। आएंगे ही भाई, जहां 2 आगे ना वहां हमेशा इनफाइनाइट आएंगे, बिल्कुल। और होंगे ही, हो नहीं सकते हैं, होंगे। जहां 2, देखो मेरी बात सुनो, जहां 2 कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम मान आ गया, तो उस पे हमेशा इनफाइनाइट पॉइंटों में मैक्सिमम आएगा। बात कर, कौन सा वाला? अरे बेटा, ये रेखा इसके पैरेलल है ना, तो ये लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो वो इसी के पैरेलल होके तो निकलेगी, तो दोनों पे मान सेम ही आएगा। कोई रेखा पे नहीं होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैंने आपको ये कहा था कि अपन जो उद्देश्य फलन होता है उसको कैसे प्लॉट करते हैं, यही तो प्लॉट करोगे। तो मैंने आपको कहा कि वो जो बाहर निकलती है, तो वो या तो कॉर्नर पॉइंट से होकर निकलती है, या फिर किसी कंस्टेंट के पैरेलल, जैसे यहाँ इस केस में इस कंस्टेंट के पैरेलल होकर निकलेगी। आप ड्रॉ करके देख लो, आप इसको ड्रॉ कर लो ना, कहाँ समस्या आ रही है। तो जब आप इसको यहाँ ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा इसके पैरेलल बनेगी, चेक कर लो। तो वो जब निकलेगी तो इसके पैरेलल होकर निकलेगी, इसका मतलब वो स्पेस इसको इंटरसेक्ट करेगी ना पूरी लाइन को, तो उन सभी पे मान सेम ही तो आएगा, अलग क्यों आएगा? क्योंकि आप इसमें रखो चाहे उस केस में इसमें रखो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। ऐसे तो कैसे आएंगे, वो तो डिपेंड करेगा ना पॉइंट क्या है। आगे बात समझ में, ये लिख लो तो। अब एक क्वेश्चन लिखो, चलो सॉरी स्टेटमेंट लिखो, एक स्टेटमेंट ऐड करो, नोट लिखो, फिर आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, एक क्वेश्चन और कराऊंगा। नोट लिखिए इसमें, एक लिखिए इसमें, यदि वैकल्पिक स्तंभ, यदि एलपीपी के पास, ऐसे लिखें, यदि एलपीपी के पास वैकल्पिक स्तंभ हल विद्यमान है, यदि एलपीपी के पास वैकल्पिक स्तंभ हल विद्यमान है, यदि एलपीपी के पास वैकल्पिक स्तंभ हल विद्यमान है, तो यदि एलपीपी के पास वैकल्पिक स्तंभ हल विद्यमान है तो क्या होगा बेबी, क्या होगा सर? उसमें एक प्रतिबंध ऐसा होगा जो उद्देश्य फलन के क्या होगा, समांतर होगा। तो लिखिए आप इसमें,
यदि एलपीपी के पास वैकल्पिक स्तंभ हल विद्यमान है तब तब एक प्रतिबंध उद्देश्य फलन के समांतर होगा। तब कम से कम एक प्रतिबंध उद्देश्य फलन के समांतर होगा। तब कम से कम एक तब कम से कम एक प्रतिबंध तब कम से कम एक प्रतिबंध उद्देश्य फलन के समांतर होगा परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। ये जरूर लिख लेना, परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। अब कैसे पता चला? अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसी में देख लो आप। अगर मैं वहां मैक्सिमम जेड की जगह मिनिमम जेड कर दूं तो, अगर इसी एग्जांपल में जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, ध्यान तो देखो, अगर मैंने जो अभी क्वेश्चन किया है ये तो क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ मिनिमम जेड कर दूं तो इसके पास क्या हो, कौन सा हल आएगा? इस्तेमाल 0 0 एक ही तो आएगा। तो इसमें एक जो अपने पास उद्देश्य फलन है वो कंस्ट्रेंट के पैरेलल है, लेकिन सर यहाँ तो एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा इसके पास, तो वैकल्पिक इस्तेमाल आएगा, इसलिए हमेशा जरूरी नहीं। ये भी देख लो, और भी एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ, यहाँ से पता चल गया ना सर, यहाँ मिनिमम जेड कर दो आप, क्वेश्चन तो हो गया, एलपीपी तो हो गई वो, तो वहां एक ही हल आएगा इसके पास 0 0। लेकिन हाँ ये पक्का है कि अगर सर कोई कंस्टेंट पैरेलल नहीं है, और आप खुद ही सोचो कि सर यहां अगर उसके पास एक भी कंस्टेंट पैरेलल नहीं है तो वहां आपके पास एक से ज्यादा हल आ ही नहीं सकते, क्योंकि जो आप यहाँ लाइन ड्रॉ करते हो ये वाली उद्देश्य फलन वाली, तो सर फिर वो किसी कंस्टेंट के पैरेलल होके नहीं जा सकती, वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट से निकलेगी, क्योंकि दो या दो से ज्यादा मिलेंगे तभी जब वो किसी कंस्टेंट के पैरेलल होके निकलेगी, तो बात ही खत्म हो गई। तो आपको सबसे पहले जैसे मान लो ऑप्शन में लिखा हुआ है यूनिक सॉल्यूशन और वैकल्पिक स्तंभ हल इस टाइप का, तो वैकल्पिक स्तंभ हल पे तभी जाना है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे तभी जाना है जब आपको कंस्टेंट देख लेना वो इसके पैरेलल है कि नहीं है। अगर पैरेलल है ही नहीं तो फिर उसको मतलब वो ऑप्शन तो गलत होगा, सोचना ही नहीं है। अगर पैरेलल है तो इसका मतलब सीधा ये भी मत कर देना कि इनफाइनाइट ही होंगे, वो देख लेना कि वहां पे जो प्रॉब्लम है वो क्या दे रखी है, और ये देख लेना मिनिमम की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 90% केस में 90% केस बोला है मैंने, हमेशा ही गारंटी नहीं है, इसलिए मैं इसको लिखवा देता हूं पहले ही कि भाई यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है कि इसका विलोम सत्य होना जरूरी नहीं है। ये मत कर देना कि कंस्टेंट पैरेलल था, सर ने कहा था, हम तो सर इनफाइनाइट लगाए, नहीं, क्योंकि और भी क्वेश्चन एग्जाम्पल बना सकते हो। लो अगर मान लो मैंने कह दिया कि मिनिमम जेड बराबर है मान लो x1 प्लस, या अपन यूं कह दें 2x1, या चलो ऐसे लिख देते हैं x1 प्लस x2, ठीक है। और यहाँ मैंने जो अपने पास कंस्टेंट है वो एक ले लेता हूँ x1 प्लस x2, और ये लेस देन इक्वल टू 1, और सर यहाँ पे x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी तो एलपीपी है। अब बताओ इसमें क्या आएगा? सर इसमें सीधा सीधा बना देते हैं, ये लाइन आ जाएगी, कौन सी लाइन आएगी? 1 0 और यहाँ पे 0 1, तो इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा? ये वाला ही आएगा, आया ना। अब आप देख लो इसमें ये 0 0 पॉइंट है, तो अब आप इसमें वैल्यू रखोगे 1 0 पे तो 1 आएगी, 0 1 पे भी 1 आएगी, और 0 0 पे क्या आएगी? 0, तो इसका मिनिमम मान क्या आएगा? 0। जबकि देख लो ये जो कंस्टेंट है वो इसके पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल है, लेकिन सर यहाँ पे स्तंभ हल है वो एक होगा, यूनिक होगा।
तो कंस्टेंट पैरेलल होने से वहां चोई मतलब पॉसिबिलिटी हो जाती है कि या तो एक हल आएगा या यूनिक इनफाइनाइट आएंगे, लेकिन सीधी गारंटी मत दे देना। लेकिन आरपीएससी इतना डीपली नहीं जाती है इसमें, जो अगर क्वेश्चन आता है तो वहां इनफाइनाइट मिल जाते हैं, तो फिर तो इनफाइनाइट आएंगे, ये सारे आ जाएंगे इस लाइन पे जितने भी हैं। हाँ लिख लो, बिल्कुल लिख लो, और इसी को मैं मैक्सिमम कर दूं तो यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। हाँ दोनों लिख लो, आज अपन यहीं तक रखेंगे इसको, ठीक है, क्लास फिर लंबी हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों के हाव भाव देख के तो अभी लग रहा है कि आप और पढ़ सकते हो, आप लोगों के हाव भाव देख के लग रहा है कि आप और पढ़ सकते हो अभी भी, है ना क्योंकि अब इसमें क्वेश्चन ही बचे हैं 5-7, बाकी ये कंप्लीट हो गया। तो कल अपन अपरिबद्ध हल कब आता है और अपरिबद्ध क्षेत्र कैसे आता है, और सर सुसंगत हल क्षेत्र कब नहीं होता है, ये 3-4 प्रॉब्लम और करेंगे, क्योंकि वो भी तो लिखे हुए हैं अपने, तो उनको भी कंप्लीट कल करेंगे उसको। और एक मैंने लिखवाया था अनावश्यक प्रतिबंध, वो क्या होता है, उसका क्या मतलब है, तो ये आप यहां तक पढ़ के आए कल, तो कल इसको कंप्लीट करके फिर अपन आगे, और इसमें यूनिक होगा बिल्कुल, और 0-0 होगा, ये भी लिख लेना, यहाँ इष्टतम हल कौन होगा, 0-0, इष्टतम मान क्या होगा, 0, इष्टतम मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इष्टतम मान 0 हो जाएगा। कौन से पे, कौन सी पहले लाइन पे, ये मैं क्यों निकालने हैं? वो तो रख रख के देखो जो इसको सेटिस्फाई करे, तो यही तो लाइन है वो, कौन सी लाइन, यही है क्या, नहीं ये नहीं, ये है, ये वाली लाइन है ना, ये कौन सी, ये वाली लाइन है। हाँ तो इसमें देखो x1 x2 के मान रखो जिसको रखने पे 5 आ जाए, वो पेयर बना बना के देखने पड़ेंगे आपको, ऐसे तो कैसे बताओगे, तो कॉर्नर पॉइंट तो बता सकते हो, लेकिन हमें एग्जाम में क्यों ढूंढने इनको, ऑप्शन में दे देगा, हमें तो रख के देखना है, वो इस लाइन का पॉइंट है नहीं, आपको कैसे पता चलेगा, इसमें रख के देख लेना, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए जब तो है, वरना नहीं है, बस, ठीक है। अभी जो आपने पढ़ा इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, क्लियर है, तो क्या क्या पढ़ा जल्दी से बोल दो देखें, जल्दी से। सबसे पहले ये मैंने वर्ड बताया तो याद हो गए होंगे सबको, अद्वितीय हल क्या होता है और वैकल्पिक इष्टतम हल क्या होते हैं, या दो या दो से ज्यादा अधिक हल बोल देते हैं, है ना, ये सारे वर्ड याद हो गए होंगे, तो ये आप इसलिए मैंने पहले लिखवा दिए थे कि ये आपको कम से कम ऐसे लगे जाने पहचाने से हैं, और अब शायद जाने पहचाने से हो गए होंगे। और अब क्या करना है इसमें, वही ये अपने की प्रतिबंध और ग्राफ बनाना है, असमिकाओं के हल क्षेत्र बनाने हैं, फिर कॉमन एरिया देखना है, सर या तो वेनिस्ट हल क्षेत्र विद्यमान होगा या नहीं होगा, तो ये नहीं होगा वाला क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा आपको, ठीक है। और जब सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान है तो सर यहाँ पे वही परिबद्ध या अपरिबद्ध, तो परिबद्ध वाले क्वेश्चन तो अपन ने करे आज, अपरिबद्ध वाला कल क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, अपरिबद्ध क्षेत्र कब आता है और अपरिबद्ध हल कब आता है, वो वाले क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। तो ये अपन ध्यान रखेंगे, और बाकी इसमें अपन ने बस क्वेश्चन किए हैं। हाँ वो बता देते हैं, इसमें नहीं है ना डाउट, ठीक है, चलो मिलते हैं कल, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे।